नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। और इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के अलावा एक होता है ई कॉमर्स, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। तो वेब डिज़ाइनिंग जो सब्जेक्ट है उसका नाम किस कोर्स में है, उसका नाम है पीजीडीसीए के सेकंड सेम में। और ई कॉमर्स वाला जो कोर्स है उसका नाम किस में है, मतलब जो सब्जेक्ट है उसका नाम जो है डीसीए सेकंड में है। तो यहाँ पे सिलेबस का मतलब सिलेबस तो लगभग सेम मिलेगा, नाम बस थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें टोटल मिलती है हमको 5 यूनिट, और पाँचों यूनिट के अंतर्गत हमको क्या करना है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होंगे, और उसी से रिलेटेड रिवीजन करना है। अच्छा, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग या वेब डिज़ाइनिंग किस में मिलेगा आपको? सीएसएस, आपको एचटीएमएल मिलेगा, सीएसएस मिलेगा और जावास्क्रिप्ट। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ये आपको मिलेगा बीसीए के अंतर्गत। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर अभी ये वीडियो आपके लिए काम का है पीजीडीसीए के सेकंड के लिए और डीसीए के सेकंड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड हम आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे पहले, और उसके बाद रिवीजन करेंगे। पर सबसे पहले अगर बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन आप कब करते हो? जब डिटेल वीडियो देखोगे। तो डिटेल वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, और उसकी पीडीएफ पढ़ना भी। तो डिटेल वीडियो कहाँ मिलेगा? आपको जाना है यूट्यूब चैनल पर, यहाँ देखिए। और यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में इसको सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद आपको कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट में। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के हाथ भी सब्सक्राइब करा दीजिए। अब देखिए यहाँ प्लेलिस्ट दिख रही है आपको, प्लेलिस्ट में आपको जाना है, और यहाँ देखोगे तो पीजीडीसीए और डीसीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी। इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पे मिलेगा हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर। इसमें बहुत सारे वीडियो है जो आपके कोर्स के हैं, आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, उसी के साथ में मिलेगा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। तो अगर आप डीसीए वाले हैं तो ये ई कॉमर्स वाला वीडियो देख लो, और अगर आप पीजीडीसीए वाले हो तो आप ये वाला वीडियो देख लो जो वेब डिज़ाइनिंग वाला है। उसके बाद डीटीपी का वीडियो कॉमन दोनों के लिए है। अगर टैली है तो टैली का वीडियो देख सकते हैं। फिर कोरल ड्रा, अगर डीसीए के अंतर्गत कोरल ड्रा है आपका मल्टीमीडिया विद, या प्रीमियर प्रो वाला है, या फिर ASP.NET है, तो जो भी आपकी इच्छा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और अपना जो कोर्स है या सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इन वीडियोस में कंप्लीट सिलेबस कवर कराया गया है, और उन्हीं वीडियो को ध्यान में रखकर यहाँ पे क्या किया गया है, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगी। तो पीडीएफ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए लिंक दी हुई है यहाँ पे, देखिए देखने को मिलेगा। अगर आप पीजीडीसीए सेकंड की कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट की, तो यहाँ से मिल सकती है। डीसीए सेकंड की कंप्लीट चाहते हैं तो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और सेपरेट सेपरेट चाहिए तो देखिए मल्टीमीडिया है, डीटीपी है, टेली है, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग है, आईटी ट्रेंड्स है। तो इस सबके सामने लिंक दी है, इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अभी हम जो है आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, वेबसाइट सरकार स्टडी वेब्स .com। तो इसमें आपको देखिए आपकी ज़रूरत की चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो आप जो है इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने लिए जो है आगे मतलब एक प्रकार से स्किल डेवलप कर सकते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली जाएगी, और छोटे छोटे कोर्सेज भी मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज। देखिए कोर्सेज जो होते हैं आपके बिखरे हुए रहते हैं, यूट्यूब में तो बहुत सारी चीज़ है, परंतु अगर वो व्यवस्थित मिल जाए एक जगह, और व्यवस्थित रूप से उसकी क्लासेस मिल जाए, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इसी वेबसाइट में आपको सारी चीज़ें आगे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के लिए और ई कॉमर्स के लिए। तो यहाँ देखिए इंटरनेट को परिभाषित करना, सबसे पहली यूनिट क्या है, इंटरनेट को परिभाषित करना। अब डीसीए के फर्स्ट यूनिट में इंटरनेट की बेसिक चीज़ें मिलेगी जो ऑलरेडी मैंने पीसी पैकेज में कवर कराया हूँ। यहाँ पे सेकेंड यूनिट मतलब इंटरनेट वाली बेसिक चीज़ें हैं। वर्तमान संदर्भ में इंटरनेट के उपयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं। अब देखिए, अब इंटरनेट को अगर बताना है या इंटरनेट के उपयोग के क्षेत्र को बताना है, तो आपको समझाने की ज़रूरत थोड़ी है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आपको भी पता है कि इंटरनेट कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, हर जगह। तो इंटरनेट के उपयोग के लिए लगभग आपको 10 12 15 चीज़ें याद होनी चाहिए, और उसकी परिभाषा, तो परिभाषा और उपयोग दोनों ही चीज़ें मैं बताऊंगा। इंटरनेट के फायदे देखिए, अगर आप उपयोग के क्षेत्र बताओ या जैसे बताओ, उसके फायदे आपके उसमें आ जाएंगे। पर हानि की बात करें तो हानि बहुत सारी है, पर आपको पता नहीं होती। हानि के बारे में भी हम आगे देखेंगे। फिर वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, किन्हीं 5 वेब ब्राउज़र के नाम बताओ, किन्हीं 2 सर्च इंजन के नाम बताओ। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती है। ईमेल क्या है, ईमेल बनाने, भेजने, प्राप्त करने, सारी चीज़ें आपको
आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ईमेल आईडी तो ऑलरेडी हमारी बनी बनाई, अगर नहीं बनी तो आप बनाकर भी मोबाइल में देख सकते हो, उसके स्टेप्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ बनाना नहीं सिखाऊंगा, यहाँ सिर्फ मैं आपको ईमेल के बारे में कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए लिखने में सहायता करेगा। फिर चैटिंग आप डेली बेसिस पे करते हो तो चैटिंग के प्रकार हम देखेंगे। वेब से रिलेटेड प्रोटोकॉल हो जाते हैं, जो सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको कुकीज़। कुकीज़ क्या होती है? इंटरनेट ब्राउज़र जो होता है उसके अंतर्गत जो टेम्परेरी फाइल सेव हो जाती है उन्हें हम क्या बोल देते हैं? कुकीज़। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर HTTP की बात करें, HTTP में एक HTTPS भी होता है, वेब सर्वर होते हैं, लीज लाइन होता है, URL होता है। तो URL के बारे में देखेंगे। लीज लाइन एक इंटरनेट कनेक्शन है जो कि लिस्ट पर लिया जाता है। उसके बाद सेकेंड यूनिट की अगर बात करें, सेकेंड यूनिट में मुख्य रूप से आपको मिल जाता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मुख्य रूप से HTML क्या है, उसकी विशेषताओं को बताना है और उसके जितने भी टैग हैं, HTML के जितने भी टैग है उन टैग को आपको विस्तार से पढ़ना है। अब विस्तार से क्यों पढ़ना भाई? किसी भी टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। उदाहरण के लिए फॉर्म और फैम क्या है, ये बेसिक चीज़ है। HTML की सहायता से वेब पेज बनाओ, या फिर ऐसे आपको फॉर्म दे देगा और इस फॉर्म की आपको कोडिंग लिखना है, तो ये मैं अभी सिखाऊंगा आपको। वर्जन्स ऑफ HTML, हाइपरलिंक, एट्रीब्यूट, जो HTML के होते हैं, टैग के होते हैं, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछ लिए जाते हैं। या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो कोड दिया है, मतलब जो डिस्प्ले दिया है, इसके लिए कोडिंग लिखो। उसके बाद HTML में इमेज टैग क्या है, तो ये सेपरेट भी पूछ लेगा। जैसे हमने लिखे IMG और SRC लिखे और डबल लगा के आपने क्या कर दिए? कोडिंग कर दिए। तो ये हो जाता है आपका IMG SRC इमेज के लिए। वेब पेज कैसे सेटअप करें, वेब पेज में टेबल, भाई वेब पेज कैसे बनाएं ताकि वो वेब पेज के जैसा दिख सके, और वेब पेज में टेबल बनाने या टेबल उपयोग करने के लिए टैग बताओ। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को क्या मिलता है? लिस्ट टैग मिल जाता है। लिस्ट टैग बोले तो जो भी आपको देखने को मिलेगा HTML में, तो लिस्ट टैग है, पैराग्राफ है, न्यू लाइन कैसे लाते हैं, ठीक है, पेज जिसे हम BR कहते हैं, BR के द्वारा न्यू लाइन लाते हैं। इंसर्ट, ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक स्पेस कैसे यूज़ करना है। हेडिंग टैग है, टेक्स्ट की रैपिंग कैसे करना है, नेस्टेड रैपिंग, नेस्टेड टेबल, ये सब HTML के टैग है। जैसे एम्फेसाइज टैग है, इमेज टैग है। तो ये जितने भी टैग हैं, हम सारे टैग के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा किस प्रकार कोड लिखते हैं, ठीक है, और एग्जाम में कैसे लिखेंगे। इसके अलावा थर्ड यूनिट में आपको मिल जाती है CSS, और CSS के बाद मिल जाती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में यहाँ बात करना है। तो CSS क्या है? CSS के लिए आपको विभिन्न प्रकार के कोड, उसके एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। CSS के आपको टाइप्स पता होना चाहिए। अब टाइप्स कौन कौन से है भाई? इनलाइन है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तीन CSS के बारे में बात करेंगे और तीनों को लगा कर देखेंगे। फिर नेविगेशन लिंक के बारे में देखेंगे, CSS में बॉर्डर क्या होती है। फिर जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इसमें एरे क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, उसमें ब्रांचिंग और लूपिंग क्या होती है, सारी चीज़ देखेंगे। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में और इवेंट वगैरह जो है उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्राइम नंबर ज्ञात करने के लिए या जो अलग अलग प्रकार के कोड होते हैं उनको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको आप लिख कर देख लो ताकि आपको जो है उन कोड के बारे में पता चल जाए। फिर भी अगर ना बने तो कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन रहता है उसके अथवा में दूसरा रहता है, पर हमको ऐसा सोचकर नहीं चलना। हो सकता है दोनों ही क्वेश्चन हमको ना बने, तो ऐसे में हमको सभी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इवेंट को उदाहरण सहित किन्हीं दो इवेंट को बताइए। यहाँ इवेंट जैसे ऑन क्लिक है, ऑन फोकस है, ऑन ब्लर है, ऑन लोड है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक फंक्शन भी होता है सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन, जो जावास्क्रिप्ट में होता है, और एक फंक्शन होता है दिस फंक्शन। इन दोनों फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। एरे तो हमने देख लिए ऑलरेडी। अब फोर्थ यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं PGDCA के अंतर्गत, वो आपको देखने को क्या मिल जाते हैं? एडिटर से रिलेटेड। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। इसमें आपको जो HTML एडिटर है उनके बारे में बताना और किन्हीं दो HTML एडिटर के बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। साथ ही स्टूडेंट वेब फॉर्म को बनाइए, यानी कि स्टूडेंट वेब फॉर्म को भरकर अपनी जानकारी फिल कर सके। किसकी सहायता से बनाना है? HTML की सहायता से। तो हम तो फॉर्म में बनाना देख लेंगे उसको। उस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं विथ कोडिंग, ठीक है। आपको थ्योरी भी लिखना है और कोड भी लिखना है, और कैसे कैसे आपने बनाया उसके स्टेप्स आपको लिखना है। दो कॉन्सेप्ट और है, वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग का मतलब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का प्रयोग करके और किसी भी डिज़ाइनिंग जो लैंग्वेज है उसका उपयोग करके एक वेब पेज को अच्छा बनाना, अट्रैक्टिव।
और उसमें कोडिंग करना। कोडिंग कैसे कर सकते हैं आप भाई? कोडिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो आप वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, जैसे ASP.NET का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें C# का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पाइथन है, PHP है, जावा है, इन सब का उपयोग करके जो एक प्रकार से आपने जो वेब डिज़ाइनिंग करे है उसको वेब डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों के मध्य यहाँ पे अंतर देखने को मिल जाएगा। इसी में एक HTML एडिटर होता है जिसे हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन वेब, माइक्रोसॉफ्ट का है। हालांकि इसका सपोर्ट बंद हो गया है, ये लो लेवल का वर्जन है हमारे पास में। इसी का एक और हो जाता है एडोब ड्रीम वीवर, उसमें हम देखिए मैक्रोमीडिया बोल सकते हैं। ठीक है, ड्रीम वीवर ने मैक्रोमीडिया, तो मैक्रोमीडिया में हमको एक प्रकार से क्या मिल जाती है? HTML एडिटर की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। एक वेबसाइट में एक नया पेज बनाने, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को लिंक कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पूछा गया है। कुछ स्टेप्स पूछा गया है, जैसे कि इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं वेब पेज में, ईमेल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, किसी अदर वेबसाइट से कैसे लिंक करते हैं, और जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं इंसर्ट करके, टेबल बनाने, टेबल में स्टाइल जोड़ने, और CSS का उपयोग करके कोड लिखने के लिए यहाँ पे चीज़ें पूछी गई है। एक्सप्रेशन वेब की सहायता से क्या पूछा गया है? अल्टरनेटिव टेक्स्ट जोड़ने की फैसिलिटी यहाँ पे कैसे इंसर्ट करें इमेज के अंतर्गत, और नई साइट क्रिएट करने की चरणबद्ध प्रक्रिया यहाँ पे समझाना है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा 5th यूनिट में आपको मिल जाता है वर्डप्रेस से रिलेटेड चीज़ें, जिसमें आपको वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक CMS बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें पोस्ट है, पेज है, और पेज को कैसे बनाएं, कैसे हटाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। डोमेन नेम क्या होता है, उसका पंजीकरण की प्रोसेस क्या है। ठीक है, डायनेमिक स्टैटिक वेबसाइट के उदाहरण बताइए, होस्टिंग सर्वर में स्पेस कैसे लेते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको जो क्यूट मतलब एक प्रकार से FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में यहाँ पर दिखा गया है। कुछ एप्लीकेशन है जैसे फाइल जिला है, वेब स्पेस है, क्यूट FTP है, वर्डप्रेस है, तो इनके बारे में यहाँ देखा गया है। और वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये स्टेप्स पूछी गई है। तो यहाँ मैंने बताया आपको IMP क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन हालांकि आपको ज़्यादा लगेंगे, पर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर मैंने बताया हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन भले ही अलग अलग प्रकार से आए, पर आंसर लगभग लगभग सेम रहता है बहुत सारे क्वेश्चन का। तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। और क्वेश्चन कभी भी कैसे पढ़ा करो? फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन पढ़ा करो, उसको हल करा करो, चाहे वो ऑप्शन मेन हो चाहे अथवा हो, दूसरा पढ़ा करो, दूसरे को हल करा करो, ऐसे चला करो। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर पढ़ने से दिमाग कन्फ्यूजन में आ जाता है, तो वैसा काम नहीं करना है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिए, इसी के बेस पर हम आगे रिवीजन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क है। नेटवर्क बोले तो कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं किसी पर्टिकुलर उद्देश्य और किसी प्रोटोकॉल और किसी माध्यम का प्रयोग करके, तो क्या करते हैं हम इसे नाम दे देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये जुड़ते क्यों हैं? जुड़ते हैं डाटा के आदान प्रदान करने के लिए, यानी रिसोर्सेज का आदान प्रदान, या जो भी चीज़ हम बोल सकते हैं, तो उसको शेयर करने के लिए आपस में ये जुड़ते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे नैनो नेटवर्क होता है, बॉडी एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन है, CAN है, MAN है, यानी कि मैन है, RAN है, इसके अलावा WAN है। इसमें से सभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसमें से हम मुख्य रूप से 4 नेटवर्क के बारे में बात करेंगे: लैन, पैन, मैन और वैन। तो आप यहाँ देखोगे लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। जब हम बात करें पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग की, मतलब जैसे हम बात करें कोई रेसिडेंशियल पार्ट है, या रेसिडेंशियल एरिया है, या स्कूल है, या प्रयोगशाला लैब की अगर बात करें, या विश्वविद्यालय की बात करें, तो इन जगह पर जो भी नेटवर्क मिलता है उसे हम बोल देते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये नेटवर्क जो है एक प्रकार से लाइन में भी मिलता है, यानी कि आपका जो केबल का प्रयोग करके भी मिलता है, और एक मिलता है आपका WLAN, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस प्रकार से भी ये देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही PAN, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ पर मोबाइल, लैपटॉप या फिर कोई अन्य डिवाइस जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति यूज़ करता है, उन सभी को हम किसके माध्यम से जोड़ रहे हैं?
ब्लूटूथ के माध्यम से। तो ब्लूटूथ के माध्यम से जो नेटवर्क यहाँ देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करूँ मैं, तो ये सिटी लेवल पर यानी कि एक मेट्रो लेवल पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर ऑफिस की बिल्डिंग है या फिर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल एरिया है, ये सब आपस में एक साथ जुड़ते हैं, तो इस कंप्लीट नेटवर्क को हम बोल देते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा हम अगर बात करें WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क की, तो वाइड एरिया नेटवर्क जो हो जाता है जिसमें बड़ी मात्रा में आपको लैन देखने को मिल जाता है, बड़ी मात्रा में आपको मैन देखने को मिल जाता है। तो ये सारे नेटवर्क जो है हमारे कंप्लीट रूप से अगर एक साथ मिल जाए तो वो बड़ा नेटवर्क जो बन जाता है वो बन जाता है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो जैसे हम अगर बात करें पूरे विश्व में जो भी नेटवर्क फैला है जिसे हम इंटरनेट की संज्ञा देते हैं, तो इंटरनेट जो है एक प्रकार का क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट एक वर्ल्ड लेवल यानी वैश्विक नेटवर्क है जो विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे हम बात करें अगर लंदन की, या फिर हम बात करें इंडिया की, और हम बात करें अमेरिका की, तो इन सभी में जो नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा यहाँ पूरे वर्ल्ड लेवल पर, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंटरनेट। तो इंटरनेट का मतलब आप समझ गए, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसके अंतर्गत प्राइवेट है, पब्लिक है, एकेडमिक है, बिजनेस है, गवर्नमेंट, ये सारे नेटवर्क यहाँ पे आ जाते हैं। इसके साथ ही हम अगर बात करें इंटरनेट की कनेक्टिविटी की, तो इसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिल जाता है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद कनेक्शन लाइन के थ्रू या बिना वायर के, जैसे भी हमारे पास में कनेक्शन आता है, मॉडेम क्या करता है, मॉडेम उस कनेक्शन को यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद PC उसको यूज़ करता है, ठीक है। और PC के अंतर्गत जब हम इंटरनेट का प्रयोग करना था, हमको एक सॉफ्टवेयर लगता है जिसे हम बोल देते हैं ब्राउज़र, और ब्राउज़र के बाद हमें सर्च करने के लिए एक पर्टिकुलर सर्च इंजन लगता है। जैसे कि हम अगर बात करें किसकी, गूगल की, तो गूगल जो है एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन वही सर्च करेगा जो होगा, तो होगा कैसे, वेबसाइट, और वेबसाइट जो होती है छोटे छोटे भागों में होती है जिसे हम बोल देते हैं वेब पेजेस। तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ती है किसके लिए, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट के लिए। आगे चलिए हम तो देखिए यहाँ पे इंटरनेट इंटरनेट का डायग्राम है, तो इस डायग्राम को आप बना लेना, तो उससे आपको जो है काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा आंसर लिखने में। साथ ही फ़ायदे की अगर बात करें तो हमको ऑनलाइन एजुकेशन इससे अवेलेबल हो पाती है इंटरनेट से। इसके बाद इन्फॉर्मेशन का बहुत सारा कलेक्शन यहाँ पे मिल जाता है, कैशलेस ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाता है, बिल पेमेंट, रिचार्ज वगैरह, जॉब कर सकते हैं हम ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग जॉब, कोई प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो पैसे तो कमा ही सकते हैं, इतना सारा जब काम कर सकते हैं तो 24/7 यानी कि 24 घंटे हमको न्यूज़ अपडेट देखने को मिल जाती है। IoT की सुविधा मिल जाती है यानी कि सारी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा, यहाँ हम बात कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अगर देखें तो IT ट्रेंड में हमने देखे थे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। नेविगेशन, GPS का उपयोग कर सकते हैं, डोनेशन, फंडिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, वर्क फ्रॉम होम, ग्लोबल रूप से कनेक्टिविटी, मतलब हर जगह कनेक्टिविटी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शॉपिंग कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, टिकट वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो सारे इसके फ़ायदे हैं। अब फ़ायदे हैं तो क्या नुकसान नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो नुकसान क्या क्या होंगे, आपका ध्यान, सबसे पहले तो बात हो जाती है कि इंटरनेट अगर चलाते रह रहा है तो उसका एडिक्शन यानी कि लत लग जाती है। आपका फोकस जो है एक जगह नहीं रहता। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी, और अगर नोटिफिकेशन आ जाता है आप वहाँ चले जाओगे, तो आपका फोकस आपको जो है बिगड़ता है एक प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कभी कभी इन्फॉर्मेशन बेकार आ जाती है, गलत आ जाती है, मिसलीड करने वाली, तो उससे आप बहक जाते हो। स्पैम वगैरह आ जाते हैं, स्पैम ईमेल वगैरह, ये जो भी चीज़, साइबर क्राइम का खतरा देखने को मिल जाता है। अनयूजुअल एक्सपेंस हो जाता है कभी कभी। इसके अलावा वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम तो बर्बाद हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें सोशल एलिसन यानी सामाजिक अलगाववाद की, तो हम घर में भी एक साथ नहीं बैठ रहे हैं मोबाइल या इंटरनेट के कारण। इसके अलावा हेल्थ इशू देखने को मिल जाता है। पहले के समय में हम घूमने खेलने जाते थे ग्राउंड वगैरह, तो आज के डेट में मोबाइल पर ही गेम खेल लेते, इसलिए हेल्थ इशू देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमेशा काम करते रह रहा व्यक्ति ऑनलाइन होने के कारण, मनी फ्रॉड हो जाता है यहाँ पे, ट्रोल्स देखने को मिल जाता है, बुलिंग देखने को मिल जाता है। ये सारे जो है एक प्रकार से ऑनलाइन जो है किसी को चिढ़ाना या जो भी चीज़ है, वायरस थ्रेट है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का खतरा देखने को मिल जाता है, और थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी निजी जानकारी उसको चोरी होने का खतरा होता है। तो ये सारे जो है इसके नुकसान हैं। आप फ़ायदे नुकसान दोनों पढ़ लो ताकि एग्ज़ाम में आते हैं तो आप दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सको। इसके बाद आपको मिलेगा एबुलेशन ऑफ इंटरनेट, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे इंसान धीरे धीरे यहाँ पे विकसित
विकसित हुआ, उसी प्रकार इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट को आप देखोगे तो 1958 के आसपास से ये देखो इसकी जो है अर्पा एक कंपनी थी, ठीक है। अर्पा नेट उसने बनाया था ये पहला नेटवर्क, जो कि बहुत छोटे लेवल का था 1967 में। फिर धीरे धीरे अपग्रेड हुआ, जिसमें देखिए HTML बना, HTTP बना, URL बना। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। URL सर्च एक प्रकार से है, किसी भी चीज़ को सर्च करने का एक एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और HTTP जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो HTML वेब पेज बनाता है उस वेब पेज को एक जगह से दूसरी जगह HTTP ही ट्रांसफ़र करता है। ये दो कैटेगरी में आता है, आगे हम देखेंगे। 1982 में अगर देखें तो जब इतना सारा इंटरनेट वगैरह जब बन गया है तो वायरस भी बन गया, वायरस प्रसारित होने लगे। वायरस मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, जो गलत तरीके से काम करता है। फिर ऑनलाइन वेबसाइट अमेजन ईबे यहाँ पे आई, फर्स्ट सर्च इंजन आया वेब क्रॉलर। उसके बाद 1996 में गूगल देवता आए। उसके बाद देखिए 1900 यहाँ 2004 में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई, जैसे फेसबुक है, जो जीमेल है या अन्य जो इसी प्रकार की चीज़। फिर यूट्यूब महोदय मिल गया, जिसके थ्रू आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर ट्विटर है, और धीरे धीरे करके आज की डेट में देखें तो क्या नहीं विकसित हो गया है। तो आज का इंटरनेट और पुराने समय के इंटरनेट काफ़ी अंतर है, धीरे धीरे विकसित ये हुआ है। इसके बाद ये सारी चीज़ तो वही है, डिस्क्राइब कर दिया मैंने यहाँ पे, आप सब पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट की, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा ज़्यादा अंतर है, पर हम यहाँ देख लेते हैं। ये वर्ल्ड लेवल का है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और इंट्रानेट जो है पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है, उसका नेटवर्क जो होता है, जो कि सिक्योर होता है, उसे हम बोल देते हैं इंट्रानेट। और ये इसमें फायरवॉल प्रोटेक्शन रहता है, इसमें फायरवॉल प्रोटेक्शन नहीं रहता। ये पूरी दुनिया में यानी कि इसका कोई मालिक नहीं है, पर इसका कोई मालिक होता है। अब इसके लिए चार्जेस कम लगते हैं जो इंटरनेट है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला है, कोई भी यूज़ कर सकता है थोड़े से चार्ज में। पर इंट्रानेट के लिए पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा चार्ज यहाँ पे लगता है। तो ये बेसिक बेसिक यहाँ पे था इसका अंतर। आप दोनों में अंतर यहाँ पे पढ़ लेना। इसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों में अंतर यहाँ देख लेना। इसके अलावा देखिए ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ धीरे धीरे हुई है। अभी की डेट में देखें तो बहुत ज़्यादा, जैसे सोशल वेब, सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी जब से आई है 2014-15 की अगर बात करें तो 2014-15 से मोबाइल का उपयोग ज़्यादातर बढ़ गया है, एंड्रॉयड का। तो उसके कारण जो इंटरनेट है उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। शुरुआत में देखें तो दिसंबर 1995 की दृष्टि में अगर देखें तो 0.4%, यानी कि 100% पॉपुलेशन रहती है, तो 100% में से 0.4% जो है, मतलब आधा परसेंट भी यहाँ पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़ नहीं करती थी, मतलब 16 मिलियन। पर धीरे धीरे आगे चल के देखिए पॉपुलेशन कैसे बढ़ते गई, 7.9 हो गई 2000 में ही, 2001 में। इसके अलावा देखिए 2005 के आसपास ये देखिए 15.2 हो गई पूरी दुनिया में। उसके साथ ही धीरे धीरे करके 2009 में 25 हो गई, 2015 में 46 हो गई, और 2022 के आसपास देखिए 70%, यानी कि अभी की डेट में देखें तो लगभग 80% के आसपास जो है पूरी दुनिया के लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। 20% अभी भी अछूते हैं, और ये देखने को मिल जाता है पिछड़े देशों में ही, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है। बाकी अगर हम बात करें विकसित देशों की, जैसे डेवलप्ड कंट्री की, डेवलप्ड कंट्री में अभी भी आप देखोगे तो 86%, देखिए 2019 की बात की जा रही, तो 2024 में कितना नहीं होगा, 2024 में ये 95% के आसपास पहुंच गई होगी गाड़ी, ठीक है। 90 तो पार कर गई होगी, 90 के ऊपर जो है लोग बाग लगभग डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देशों में इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। पर अगर विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में देखिए अभी भी 50% के आसपास, यानी कि हमारे भारत में अभी भी कितने परसेंट लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, लगभग 50% के आसपास। तो इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल इंडिया तभी बनेगा जब ये परसेंटेज यहाँ पे बढ़ेगा। पिछड़े देशों मतलब पिछड़े जो एरियाज़ है, या फिर जहाँ पे लोकल लेवल पे जहाँ पे कवरेज भी नहीं मिलता, तो वहाँ इंटरनेट क्या चलेगा। तो ये आंकड़ा आप याद रख सकते हैं। आईएसपी की बात करें तो आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ऐसी कंपनी जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है। जैसे हम बात करें, यहाँ इंटरनेट अलग है और कंप्यूटर हमारा अलग, हम और बीच में एक कंपनी है जो क्या करती, इंटरनेट को हम तक लाने का काम करती है। तो इसी को बोल देते हैं हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी। तो इसी के बारे में देखिए, यहाँ पे इंटरनेट आईएसपी आया, आईएसपी से लाइन आई, टेलीफोन लाइन, मॉडेम के थ्रू हमारे कंप्यूटर में आ गई। तो इसके बारे में आप डायग्राम बना सकते हैं।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ हम देख सकते हैं, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है, जैसे इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर। सेपरेट कंपनी होती है किसे टेलीफोन लाइन से। आप ऐसा मत बोल देना कि टेलीफोन की सेवा जो प्रदान करती वही इंटरनेट की। अभी की डेट में ऐसा हो रहा है, परंतु इंटरनेट की सेवा अलग कंपनी प्रदान करती है और टेलीफोन की अभी क्या हो रहा है, दोनों ही सेवा एक ही कंपनी, जैसे जियो की बात करें, जियो टेलीफोन सेवा भी प्रदान कर दे रही है और जो है इंटरनेट सेवा भी। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, पर इसको जो है आप टेलीफोन कंपनी नहीं बोल सकते। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और टेलीफोन दोनों जुड़ गए, इसलिए एक साथ हो गई है। आगे चले तो ये वर्क कैसे करती हैं, तो यहाँ आप देखोगे तो मान लीजिए आईएसपी है और ये आपका पूरी दुनिया का इंटरनेट है। इसी में आपको मिलेगा डोमेन नेम सिस्टम, जहाँ पे जैसे मान लो आप वेबसाइट की बात करें, चलिए मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप जाओगे सीधे और यहाँ जाकर आप क्या यूज़ करोगे, अभी खोलोगे सरकार स्टडी वेब्स डॉट कॉम, ऐसे एंटर करोगे, ये ओपन हो जाएगी। अब क्या ये मेरे पास है कि वेबसाइट? नहीं, ये इसलिए मेरे पास नहीं क्योंकि यहाँ पे ये जो साइट है कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखी जो हर समय ऑनलाइन रहता है कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर को हम बोल देते हैं सर्वर, और उस सर्वर में हमारी वेबसाइट रखने का कुछ चार्ज होता है। तो वो चार्ज क्या कहलाता है, डोमेन मतलब होस्टिंग कहलाता है। और ये जो डोमेन नेम कहला रहा है, देखिए ये डोमेन नेम ये पर्टिकुलर यूनिक नाम है जो क्या करता है, यूनिकली पहचान करता है हमारी ग्लोबल रूप में इंटरनेट में। तो ये सरकार स्टडी वेब्स डॉट कॉम क्या है, यूनिक नाम है, इसी को हम बोल देते हैं डोमेन नेम। इसी के थ्रू हम जो है क्या कर रहे हैं, इस वेबसाइट को यूनिकली सर्च कर पा रहे हैं। यहाँ देखिए कंप्यूटर कोर्स में जाओगे, यहाँ आप देख सकते हैं डीसी पीजीडीसी की नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ये जो इसमें आप वीडियो देख रहे हो, और एक और यूट्यूब चैनल है जो इसी का पार्ट है, अरविंद टिप्स, इसको भी आप सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है, जिससे आपका नॉलेज यहाँ पे स्किल सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसके अलावा आप जो है इसमें जो भी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। चलिए हम वापस चलते हैं, यहाँ डोमेन नेम यहाँ देखिए हमने डीएनएस, यानी कि जब भी आप www.sarkar-study-base लेते हैं, जो डोमेन नेम उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम। इसके अलावा एक रहता है क्लाउड सर्विसेज, जो भी आपका डाटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्लाउड सर्विसेज यानी कि ये सर्वर है, इसमें स्टोर रहता है डाटाबेस वगैरह। उसके बाद इसी के अंतर्गत अगर देखें तो बहुत सारे इंट्रानेट यानी पर्सनल नेटवर्क वगैरह होते हैं, जिसमें फायरवॉल लगी होती है अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। तो ये सारा जो जंजाल है ये फंसा हुआ है। और उसके बाद हमारे पास हमारे घर का नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क, और यहाँ तक लाने के लिए देखिए राउटर से नेटवर्क आया जो भी है इंटरनेट वाला, और मॉडेम के थ्रू हमारे राउटर में आ गया और हमारे कंप्यूटर में हमने उसको यूज़ कर ली। तो इस प्रकार से वर्किंग रहती है आईएसपी की। इसके बाद आईएसपी 3 कैटेगरी में होता है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। पूरी दुनिया में अगर देखें तो जो महासागरों में दुनिया भर में जो फैला है बड़े स्तर पर, वो कहलाता है आपका टायर 1। क्या कहलाता है, टायर 1। और उसके बाद यहाँ से ये दुनिया के नेटवर्क से यहाँ देश लेवल पर जो आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से इधर तक जो आ रहा है तो वो कहलाता है टायर 2। और पूरे देश से हमारे छोटे छोटे एरिया में जो फैला हुआ है पूरी दुनिया में, मतलब छोटे छोटे एरियाज़ में, उसको बोल देते हैं टायर 3। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो टायर 1 जो है क्या है, पूरी दुनिया में फैला है। टायर 2 जो है उस कंप्लीट नेटवर्क, बड़े नेटवर्क को थोड़े छोटे नेटवर्क यानी कि देश लेवल पर जाता है। और देश लेवल से अगर बात करें छोटे छोटे जगह पर ले जाने के लिए, तो टायर 3 यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट यूज़र्स है, उसके तक लाने के लिए टायर 3 यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसके बाद अलग अलग कंपनी यहाँ पे आईएसपी की, टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये एक बार आप देख लेना, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आईएसपी क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है, तो आईएसपी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर है, इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है। ईमेल सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है। वेब होस्टिंग, जैसे मैंने बताया ना, हमारी वेबसाइट अगर इंटरनेट पे चलाना है तो उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, तो जहाँ रखेंगे उसको हम बोलेंगे सर्वर। और सर्वर में क्या कहलाती है, वो होस्टिंग कहलाती है। और इसके लिए उसके पास हमको चार्जेस देना होता है, जिसे हम होस्टिंग चार्जेस, या हम बोल सकते हैं किराया बोल सकते हैं। और जिस नाम से उसको पुकारा जाएगा उसको बोल देते हैं हम डोमेन। क्या कहलाते हैं, डोमेन नेम कहलाता है। चलिए आगे और देखेंगे। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन हमको करना पड़ता है। मान लो हमारी वेबसाइट का नाम हमको देना था, हमने क्या दे दिए, सरकार स्टडी वेब्स
.com। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिक नाम है, तो इसी को हम बोलेंगे डोमेन नेम, और इसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो क्या कहलाती है वो, डीएनएस सर्विसेज। डीएनएस सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, आईएसपी। डायल अप एक्सेस प्रोवाइड करता है, लीज लाइन की सर्विसेज हमको आईएसपी प्रदान करता है। तो इस सारी सर्विसेज के बारे में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसकी कंप्लीट थ्योरी भी आपको मिल जाएगी कहाँ पे, हमने फंडामेंटल में भी पढ़े थे पहले, इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। आईएसपी एंड द जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ देखिए केबल की सर्विसेज है, इसके अलावा फाइबर है, डीएसएल है, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसके अलावा सैटेलाइट की सर्विसेज आईएसपी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ मतलब प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब इंटरनेट कितनी स्पीड से आएगा, कितनी हाई स्पीड से आएगा, उसके हिसाब से बैंडविड्थ मापी जाती है। अगर मान लो प्रेशर इंटरनेट की स्पीड कम है, केबीपीएस या एमबीपीएस कम है उसकी, तो क्या कहलाएगा वो, बैंडविड्थ उसकी लो बैंडविड्थ होगी। और अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है, हाई बैंडविड्थ कहलाएगी। तो ये चीज़ आप समझ जाओ अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे वॉइस ओवर इंटरनेट कॉलिंग की, तो 80 केबी पर सेकंड चाहिए। पर अगर आपको 4K अल्ट्रा वीडियो एचडी स्ट्रीमिंग करना है तो 25 MB पर सेकंड चाहिए। जैसे अभी नॉर्मली अगर देखें तो हमारे जियो का जो नेटवर्क है वो 50 MB मिनिमम वाला जो प्लान है वो देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ उसमें हो सकती है, 4K अल्ट्रा HD वीडियो स्ट्रीमिंग, जो सर्विसेज है लाइक नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें जो है इस नेटवर्क में हो सकती है। पर और छोटे नेटवर्क की बात करें तो यहाँ 1080 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस यहाँ देखने को मिल जाती है। 3 MB वाला है तो 720 वाली, 1.5 MB वाला है तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और 0.5 में आपको लाइव स्ट्रीमिंग आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी में देखोगे तो यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल जाते हैं। तो ये सारे कनेक्शन आप एक बार पढ़ लेना। डायल अप कनेक्शन है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं ISDN। इसके अलावा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन है, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, ये सारे नेटवर्क हमको देखने को मिल जाते हैं। डायल अप कनेक्शन अलग अलग देखो, यहाँ पे डायग्राम बनाकर आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे VSAT हमने पहले भी देख ली। यूआरएल का मतलब हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है ये, चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम यहाँ जाते हैं और यहाँ सरकार studywaves.com सर्च करते हैं, और इसको कॉपी करके हम यहाँ पे नोटपैड में ले आता हूँ, जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है सरकार studywaves.com। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है क्या, ये देखिए, यहाँ देखिए ये आपको मिल जाता है HTTP में एस भी लगा यानी कि सिक्योर्ड है। ठीक है, HTTPS मतलब हो जाता है ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल, यहाँ पे WW भी लगा होता है। तो जो है ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो जितने भी वेब पेजेस है उनको इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर है ये स्लैश वगैरह, तो ये तो दर्शाने का तरीका। WWW बड़े स्तर का डाटाबेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम जो है पूरी दुनिया के डाटाबेस को यहाँ मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सरकार स्टडी बेस, ये जो है डोमेन का नाम है, और ये जो है डोमेन का टाइप है कॉम यानी कि कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल होता है, EDU होता है, ये जो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ ये देखने को मिल जाता है। तो सरकार स्टडी बेस ये सारा कंप्लीट आप समझ गए। इस कंप्लीट को हम जहाँ लिखते हैं उसे हम बोल देते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में क्या क्या है, सारी चीज़ें समझ गए आप। आगे चल के देखोगे तो आपको यही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे चल के किस प्रकार इसको सेपरेट किया जाता है, URL के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। और उसके अलावा मैंने बताया था HTTP मतलब बिना सिक्योर, और यहाँ सिक्योर्ड। तो HTTP जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे 80 पोर्ट 80 यूज़ करता है सर्चिंग के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए, और HTTPS जो है वो 443 पोर्ट यहाँ पे यूज़ करता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। और S का मतलब हो जाता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, यानी कि SSL यहाँ पे लगा हुआ है। एक सर्टिफिकेट होता है जिसके थ्रू जो हमारी वेबसाइट है सिक्योर मानी जाती है। इसके अलावा URL और URI का मतलब हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हमारा क्या देखने को मिल जाता है, URL। तो URL जो हो गया छोटा हो गया, और ये बड़ी मात्रा में संसाधन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फिर हो जाते हैं वेब पोर्टल। तो वेब पोर्टल को हम समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपने MP ऑनलाइन तो देखा ही होगा, हमने IT 10 पढ़ा है तो इसमें आपने MP ऑनलाइन देखा होगा। तो MP ऑनलाइन एक प्रकार का क्या है, पोर्टल है। पोर्टल का मतलब हो जाता है एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे एक से अधिक सर्विसेज देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ देखिए आपको ऑन गोइंग सर्विस है, मुख्य सर्विसेज है, लोक सेवा गारंटी की सर्विस है, तो एक ही वेबसाइट mponline.gov.in पर्टिकुलर। यहाँ पे हमको जैसे मान लो नागरिक सेवा है, मान लो हम विश्वविद्यालय में गए तो इसी के अंतर्गत हम जो है
पर्टिकुलर कोई भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट जिसके अंतर्गत बहुत सारी सर्विसेज एक साथ मर्ज की जाती है उसे हम बोल देते हैं पोर्टल। पोर्टल मतलब वेब पोर्टल एक तरीके से। तो वेब पोर्टल आप समझ जाइए, मान लो ये मेन वेबसाइट है, इससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ जुड़ी हुई है। तो ऐसे डायग्राम बना के आप जो है इसको लिख सकते हैं, इसकी सर्विसेज वगैरह जो है सारी चीज़ें। अब इंटरनेट की सर्विसेज पूछा जाता है तो इंटरनेट हमको www की सर्विसेज, डाटाबेस की सर्विसेज देता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ई कॉमर्स से संबंधित अपना व्यापार जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। वेब सर्विसेज तो ऑलरेडी मिलती थी यहाँ पे। इसके साथ ही आप कॉलिंग करने की सुविधा मिल जाती है, ईमेल की सुविधा मिल जाती है, फाइल ट्रांसफ़र की सुविधा। तो ये सब सर्विसेज है जो इंटरनेट की सर्विसेज होती है। इनके बारे में आप एक बार यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो इनके बारे में एक बार पढ़ लेना, सारी चीज़ें समझने वाली है। एप्लीकेशंस का मतलब वो यूजेस, मतलब इंटरनेट के यूजेस या फिर हम बोल सकते हैं उसके फ़ायदे। तो सोशल नेटवर्किंग तो हम कर ही सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, जॉब सर्च कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, ट्रैवल है, कम्युनिकेशन है, पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, ई कॉमर्स, ये सारे उसके एप्लीकेशंस हैं। अब ईमेल की बात करें तो ईमेल क्या हो जाता है? ईमेल का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब जब हम कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके जो मैसेज है वो एक दूसरे को भेज पाते हैं, वो क्या कहलाता है? ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जैसे आउटलुक है, या फिर हम बोले तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जीमेल है, याहू है। तो हम सीधे चलते कहाँ पे? जीमेल में, और जीमेल में यूज़ करके देखते हैं। तो ईमेल को क्रिएट करना, ईमेल को पढ़ना या जो भी, तो आप देखोगे यहाँ पे जीमेल, आपके पास तो मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन होता है ना, तो यहाँ कंप्यूटर में आपको जीमेल जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र की गूगल विंडो में जाकर जीमेल पर क्लिक करना है, या फिर सर्विसेज में चले जाओ तो वहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको आए हुए मेल दिख रहा है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे कोई भी, जैसे ये देखिए Xiaomi इंडिया, इसको आपको या लिंक्डइन जॉब सर्च को क्लिक करना है। ये क्लिक करें तो आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको जो है वो ईमेल पढ़ने को मिल जाएगा। ये नॉर्मली तरीका होता है ईमेल पढ़ने का। किसी भी मेल जो प्राइमरी या इंडेक्स में होते हैं, इनबॉक्स में होते हैं, तो इनबॉक्स वाले जो मेल है उसको सीधे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हम जो है ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्या? ईमेल को पढ़ना। अब ईमेल को पढ़ने के लिए देखिए प्राइमरी हो गए, फिर प्रमोशन वाले हो गए जो हमारे लिए ज़्यादा काम के नहीं होते, सोशल वाले हो गए जो हमारे फेसबुक और सोशल मीडिया से रहते हैं, और कुछ अपडेट्स हो गई। तो इनसे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। किसी को भी पढ़ना है ऐसे खोलकर पढ़ लिए, ठीक है। पर पढ़े हुए मैसेज देखिए आपको हाईलाइट नहीं दिख रहा है, हाईलाइट ये वाले दिख रहा है जो अनरीड है। अब यहाँ आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको देखना कौन से है, अनरीड वाले देखना तो अनरीड वाले देख सकते हैं। देखिए अनरीड वाले यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल, तो ऑल सेलेक्ट हो गए, अनसेलेक्ट कर दो। तो इस प्रकार से आप इनका क्रिएट मतलब जो है देख सकते हैं। ये तो पढ़ना हो गया। पढ़ने के बाद हम जो है किसी को भेजना है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है क्रिएट मतलब कंपोज या क्रिएट या जो भी है आपको मेल यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है क्रिएट करना है कंपोज, और कंपोज करने के बाद उस पर्टिकुलर व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखना जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हैं। मान लो मैं मुझे ही भेजना चाहता हूँ, तो यह मैंने लिखा अरविंद सुलखिया, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया। अब ऐसा नहीं कि एक ही लिख सकते, यहाँ बहुत सारे लिख सकते हैं एक साथ टू में। अब एक और चीज़, इसी की कार्बन कॉपी हमको भेजना है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो सीसी लिखा है यहाँ पे कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लो मैं कार्बन कॉपी भी अपने आप को ही भेजना चाहता हूँ, तो ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये देखिए खुद को। अब ये तो हो गई कार्बन कॉपी, परंतु एक और हो जाती है जो इन दोनों को पता ना चले, उसके लिए हम भेज देते हैं बीसीसी में। तो बीसीसी में मैंने एग्जांपल के लिए मेरी ही आईडी लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट में आप लिखोगे क्या भेजना चाहते हैं। मान लो आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, तो आप लिखोगे डॉक्यूमेंट, और यहाँ नीचे आप लिखोगे ग्रीटिंग वगैरह, हेलो सर, प्लीज़ सी अटैचमेंट, या जो भी है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ आपने लिख दी है, सिग्नेचर वगैरह। और उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर दी है, और यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा, सेंड। तो सेंड कब करोगे? जब आप कुछ फॉर्मेटिंग हो गई है, उसके बाद आप अटैचमेंट करोगे, मतलब कोई फाइल भेजना है तो ऐसे आप सेलेक्ट करो। और मान लो मैं यहाँ एक जो है एक डॉक्यूमेंट फाइल ही भेज देता हूँ, देखिए 1.6 MB की। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट मतलब जो पिक्चर फाइल है। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे कोई लिंक भेजना है, जैसे ये हमने हेलो लिखे, और ये हेलो में हम लिंक भेजना चाहते हैं, सेलेक्ट करो, और यहाँ देखिए लिंक दी हुई है, लिंक में आप जाओ, यहाँ पे देखिए पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कोई भी चीज़ें। मान लो आप जैसे उदाहरण के लिए देखिए जो हमारे क्या बोलते हैं गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव की लिंक यहाँ आ जाएगी, परंतु गूगल ड्राइव की लिंक हमको अलग तरीके से मिल जाएगी। देखिए ड्राइव लिखा है, यहाँ इमोजी वगैरह भेज सकते हैं, ड्राइव है, ड्राइव में आप जाओगे, बहुत सारा काम देखिए अपनी माई ड्राइव में जाओ, माई ड्राइव में जाके आप अपनी इच्छा अनुसार, जैसे मान लो यहाँ पे देखिए आपको ये वाला जो है लिंक करना है, तो आप कर दो ऐड एज लिंक, ठीक है।
और ऐसे करके लिंक कर सकते हैं। देखिए आप क्लिक करोगे, ड्राइव की लिंक आ गई है, इसको क्लिक करने पे खुल भी जाएगी। उसके बाद बाकी काम क्रेडेंशियल वगैरह सारा, और अगर नहीं भेजना है तो डिलीट भी कर सकते, डिस्कार्ड, और उसको सेंड कर सकते। सेंड करने के लिए टाइमर भी लगा है कि भाई बाद में भी सेंड करना, शेड्यूल कर दो डेट एंड टाइम लगा के, और डायरेक्ट आप ऐसे सेंड कर दो। तो ये हो जाता हमारा इस प्रकार से सेंड। ठीक है, ये देखिए सेंड हो गया। अब सेंड होने के बाद वो चला गया होगा कहाँ पे, ये देखिए सेंट में। सेंट में जैसे जाओगे, देखिए देखिए सेंट पे हमने जो मेल भेजे थे वो दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो यहाँ क्लिक करें तो देखिए सेंट मेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी हमने भेजे थे उसको क्लिक करके हम सीधे ही ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिएट मेल। आपको देखना है या फिर मेल भेजना है तो कंपोज कर लो, देखना है तो इनबॉक्स में चले जाओ। अगर उसको डिलीट वगैरह करना है तो आप सीधे क्लिक करो यहाँ पे कोई भी ऐसे मेल को, और उसके बाद यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर भेजे गए मेल को देखना है तो यहाँ पे भेज सकते हैं। अगर आपने बनाए मेल को डिलीट कर दी, मतलब भेजने से पहले हटा दिए, तो वो कहाँ चले जाते हैं, ड्राफ्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। स्टार किए वाले स्टार में चले जाते हैं। अगर आपको बाद में भेजना तो उसके लिए स्नूज आ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग फोल्डर आप बना सकते हैं। तो ये हो जाता है जीमेल, यानी कि ईमेल आप उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको ईमेल के बारे में बेसिक पता चल गया होगा, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ईमेल के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। ईमेल में बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे मान लो आपको ईमेल आईडी की बात करें तो ईमेल आईडी में होता है सबसे पहले यूज़र नेम, फिर हो जाता है ऐट का निशान, और उसके बाद हो जाता है डोमेन नेम, और डोमेन नेम के बाद हो जाता है उसका टाइप। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, abc@gmail.com। तो यहाँ पे देखिए ABC यूज़र नेम हो गया, ऐट का निशान, जीमेल हो गया आपका क्या डोमेन नेम, और डॉट कॉम हो गया उसका टाइप। तो इस प्रकार आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। कब शुरुआत हुई, तो भाई यहाँ पे देखिए आपको शुरुआत बहुत खतरनाक है, लंबी चौड़ी, तो उसको आप पढ़ लेना। इसके जनक बोला जाता है ईमेल के रे टॉमिल्सन, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद ईमेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इसको पढ़ लेना। यूजेस की बात करें तो यूजेस आप एक बार देख लेना, और घाटे मतलब फ़ायदे नुकसान भी आप देख सकते हैं। इंटरनेट चैटिंग पूछा जा रहा है, तो इंटरनेट चैटिंग मतलब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं वो चैटिंग, परंतु इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर का प्रयोग करके जब चैटिंग करते हैं तो वो कहलाती इंटरनेट चैटिंग। तो इंटरनेट चैटिंग को ऑनलाइन चैटिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए 1973 में डग ब्राउन और डेविड आर बुली द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो चैटिंग 3 प्रकार की होती है। नॉर्मली अगर देखें तो एक हो जाती है वीडियो चैटिंग, चेहरा देख के आपस में बातचीत करना। दूसरी हो जाती है आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट चैटिंग, और तीसरी हो जाती है वॉइस चैटिंग, मतलब आप व्हाट्सअप में करते होंगे। तीनों चैटिंग के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और वॉइस कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपको व्हाट्सअप के बारे में लिखना है। व्हाट्सअप के बारे में आपको सबको पता है, 2014 में फेसबुक ने इसको अधिग्रहित कर लिया। टेलीग्राम जानते हैं आप, स्काइपी, हैंग आउट है, गूगल हैंग आउट, जूम करके जाना जाता है इस प्रकार से। जूम जूम नहीं, यहाँ पे गूगल मीट के नाम से जाना जाता है ये गूगल हैंगआउट। आगे चल के जूम मीटिंग भी आप जानते होंगे, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लास लिए होंगे। ट्विटर है, फेसबुक है, जीमेल है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन। इसके अलावा जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ चैटिंग कर सकते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आंसर कैसे लिखना उसके लिए आप वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं www की। तो www का मतलब जिसे वेब के रूप में भी जाना जाता है, ऑनलाइन इंटरनेट के रूप में। ये वेब सर्वरों में संग्रहित वेबसाइट या वेब पेजों का एक संग्रह होता है। इंटरनेट के माध्यम से लोकल कंप्यूटर से जुड़ा होता है, और इन वेबसाइट में टेक्स्ट, पेज, डिजिटल इमेज, ऑडियो या दुनिया भर का जो डाटा है उसका प्रकार होता है। यूज़र अपने डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन आदि का उपयोग करके इंटरनेट पर दुनिया के किसी भी हिस्से से इन साइट की सामग्री का उपयोग कर सकता है। किसके थ्रू, www के थ्रू। तो ये आप समझ सकते हैं। और इसकी शुरुआत की थी, ये व्यक्ति दिख रहा है, इनका नाम है टिम बर्नर्ली, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, और 1989 में इनकी जो है इन्होंने शुरुआत की वर्ल्ड वाइड वेब की। ठीक है, इसके अलावा ये सर्न के बारे में तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने समझाया था। वर्ल्ड वाइड वेब कैसे काम करता है भाई, सिंपल सी बात है। ये हो गया वेब सर्वर। वेब सर्वर में जो डाटा है वो लाकर हमारे कहाँ पे मिल जाता है, वेब ब्राउज़र, यानी कि गूगल क्रोम या जहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए www महोदय यहाँ दिख रहा है, ये डेटाबेस है। डेटाबेस को मैनेज करने का कौन काम करता है, वेब सर्वर। हमारी रिक्वेस्ट जाती कहाँ से, क्लाइंट से। किसके थ्रू, HTTP के थ्रू। किसके थ्रू होकर जाती है, इंटरनेट के थ्रू, यानी www के थ्रू। और जाकर वेब सर्वर उसको ढूंढता कहाँ पर, डेटाबेस में। मिल जाती है तो वापस लाकर यहाँ छोड़ता है, और जिस क्लाइंट से आई हो उस पर लाकर छोड़ देता है। तो ये कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर है किसका,
www का, और वेब सर्वर का बोले तो भी बना सकते हैं आप, ठीक है। HTTP का बोले तो भी बना सकते हैं। सारी चीज़ का डायग्राम इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेना, इसके फ़ायदे नुकसान। वेब ब्राउज़र क्या होता है? ऐसा एप्लीकेशन जिसके थ्रू इंटरनेट सर्च किया जाता है। तो वेब ब्राउज़र अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पहले देख लिया। फायरफॉक्स है, सफारी है, गूगल क्रोम है। इसके बाद इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम से जाना जाता था पहले। तो ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्राउज़र है, तो इनके बारे में एक बार देख लेना। इसके फंक्शंस भी आप देख सकते हैं। सर्च इंजन भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। गूगल, गूगल के सहपाठी बोले तो याहू है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, बाइडू, इंडेक्स, डकडकगो, जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन सर्च करने में मदद करते हैं ब्राउज़र के अंतर्गत, उन्हें हम बोल देते हैं सर्च इंजन। इसके अलावा HTTP के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, HTTPS कैसे काम करता है। इसका आर्किटेक्चर आप देख लेना। OSI मॉडल एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो कम्युनिकेशन में सहायता करता है, ठीक है। जैसे हमको पता होना चाहिए ना कि किसी से बातचीत करने का क्या तरीका है, उसी प्रकार इंटरनेट में कम्युनिकेशन करने का क्या तरीका है वो बताता है OSI मॉडल। ओपन इंटरकनेक्शन, ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा इसमें 7 लेयर होती है जिसके थ्रू ये पैरामीटर डिफाइन करता है कि आपको किसी भी कंप्यूटर से कैसे बातचीत करना है या कैसे कम्युनिकेशन करना है। मान लो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक डाटा भेजना है या प्राप्त करना है, तो बीच में डिफाइन करेगा OSI क्या, कि भाई किस प्रकार डाटा जाएगा, किस प्रकार डाटा आएगा। तो इसमें 7 लेयर होती है। फिजिकल डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर लेवल पे होती है। ये 3 लेयर सॉफ्टवेयर लेवल पे होती है और ये 3 लेयर हार्डवेयर लेवल पे। दोनों के मध्य कम्युनिकेशन कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके कारण इसे बोल देते हैं हार्ट ऑफ OSI। चलिए आगे चले, इनके बारे में देख लेना। वेब सर्वर हमने देख लिया एक बार। ये वेब सर्वर का डायग्राम आप बना सकते हैं। प्रोटोकॉल्स के बारे में देखें तो इंटरनेट में जब भी हमको कोई काम करना है या डाटा ढूंढना है या भेजना है, तो उसके लिए एक नियम यूज़ किया जाता है कि किस प्रकार डाटा जाएगा, किस प्रकार रिक्वेस्ट जाएगी, आएगी, सारी चीज़ें डिफाइन होती है। तो उसे हम बोल देते हैं नियम को प्रोटोकॉल, और इंटरनेट के प्रोटोकॉल को क्या बोलेंगे? वेब प्रोटोकॉल। तो वेब प्रोटोकॉल के बारे में देखोगे तो आपको TCP मिलेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईथरनेट, टेलनेट, गोफर। इसके अलावा देखिए IMAP मिलेगा, पॉप तो हमने देख ली, UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ARP मिलेगा, एड्रेस रेजोल्यूशन मिलेगा, DNS डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, IGMP है, SSL है, SHS है, IMAP है, UDP, RIP, ये सब क्या है? ये सब वेब प्रोटोकॉल है जो कहीं ना कहीं इंटरनेट में विभिन्न प्रकार के काम करने में हमारे को नियम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इन्हीं के थ्रू हमारा जो है इंटरनेट में वर्किंग होती है, इंटरनेट में कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखें TCP की। तो TCP के बारे में, TCP IP का आप डायग्राम इस प्रकार बना के उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक प्रोटोकॉल किसे बोला जाता है? TCP को, और इसके साथ में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है IP। TCP मतलब एक जगह से दूसरी जगह डाटा कैसे भेजा जाना ये डिफाइन करता है, और IP का मतलब एक कंप्यूटर का एड्रेस क्या होगा, IP डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो ईमेल के लिए काम करता है, और इसी में आ जाता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो भी ईमेल के लिए ही काम करता है। फिर ये वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने का काम करता है HTTP। इसके अलावा ईथरनेट, ये इंटरनेट कनेक्ट करता है हमारे उसमें जो हमारा कंप्यूटर होता है। टेलनेट रिमोट कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है। गोफर भी एक प्रकार से एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर ही काम करता है। ये एक जगह से फाइल को दूसरी जगह ट्रांसफ़र, जैसे मान लो इंटरनेट से कोई चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो डाउनलोड या फिर अपलोड कर रहे हैं, तो उस समय कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं हम HTML की, जो हमारी की सेकेंड यूनिट है। तो HTML का मतलब क्या हो जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? वेब पेजेस के निर्माण के लिए। अब वेब पेज बनाएंगे तो कहाँ रन होंगे? इंटरनेट पे। अब वेब पेज सिर्फ बना सकते हैं परंतु उसको सजा नहीं सकते। जैसे अगर बात करें हम HTML की, तो HTML से सिर्फ वेब पेज का स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, अच्छा अपीयरेंस देना चाहते हैं, तो करेंगे CSS का उपयोग। और उसमें एक्टिविटी लाना चाहते हैं, जैसे ये देखिए रोबोट डांस कर रहा है, तो ये डांस कर रहा है या फिर घूम फिर रहा है, तो उसके लिए डायनेमिक रूप हो जाता है। तो एक्शन देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जावास्क्रिप्ट का। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा उपयोग कर लेते हैं ताकि हम आगे की चीज़ें सारी पढ़ पाएँ। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं क्या? नोटपैड। और नोटपैड ओपन करने से अच्छा हम सबलाइम टेक्स्ट ओपन करते हैं। देखिए सबलाइम, सबलाइम हमने जैसे ओपन करे तो हमारे सामने देखिए ये भी एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर या फिर HTML एडिटर है। तो यहाँ देखिए आपको एक पेज मिलेगा। हम सीधे जो है इसको स्टॉप कर देते हैं अभी यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं,
जो हमारा वेब पेज है वो बनाते हैं। किसके थ्रू? सबलाइम के थ्रू। सबलाइम में जाएंगे और सीधे जाकर क्या कर लेंगे, सबलाइम में जाकर इसको हम बड़ा कर लेते हैं और फाइल में जाकर इसको कर लेते हैं सेव। सेव कर लेते हैं हम कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हमारा, किस नाम से? मान लो, चलिए बना लेते हैं। बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, हम न्यू फोल्डर में क्लिक करेंगे और यहाँ बना लेते हैं हम प्रैक्टिस नाम से एक फ़ोल्डर। और जैसे एंटर करें तो यहाँ हमको नाम देना है, हम दे देते हैं प्रैक्टिस। हम सारी फाइल यहीं पे कर लेंगे और डॉट लगा के HTML आपको देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वेब पेज नहीं बनेगा। डॉट HTML दे दिए और नाम कुछ भी दे सकते हैं मीनिंगफुल। अब यहाँ देखो आपको HTML लिखना है, तो देखिए HTML लिखे थे, पूरा आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। कैसे कैसे आपको लिखना, डॉक टाइप लिखना नहीं लिखना ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर आप HTML5 में काम कर रहे हैं तो आपको डॉक टाइप लिखना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद HTML ये बेस टैग होता है, इसको देखिए कभी भी HTML को लेफ्ट और राइट जो आपका ब्रैकेट होता है, कौन सा वाला? लेस देन ग्रेटर देन, उसके थ्रू लिखा जाता है। और इसके लिए एक बंद टैग भी आता है, क्लोजिंग टैग। देखिए स्लैश लगा के, यहाँ स्लैश लगा के बंद टैग को लिख दिए। उसके नीचे क्या हुआ? हेड, मतलब ये हेडर हमको शो करना है वेब पेज का, तो हमको क्या लेना पड़ता है? हेड। और इसमें टाइटल आता है, तो टाइटल के लिए क्या लेना पड़ता है? यहाँ पे टाइटल लेना पड़ता है। तो हमने ले ली यहाँ पे टाइटल, और बीच में क्या लिखेंगे हम? मान लो माय पेज, इस प्रकार से हमने लिख दिया सिंपल। तो जब भी हम रन करेंगे तो टाइटल में क्या शो होगा? जैसे यहाँ लिखा ना सबलाइम टेक्स्ट, वैसे यहाँ लिखेगा माय पेज जब भी ब्राउज़र का उपयोग करेंगे। उसके बाद हेड का काम अभी कंप्लीट हो गया। हेड का उपयोग कब किया जाता है? मान लो यहाँ पे आपको स्टाइल वगैरह लेना है, जैसे हम यहाँ स्टाइल लेना चाहते हैं, स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं, स्टाइल लेना चाहते हैं, देखिए स्टाइल ले लिए। उसके बाद हम यहाँ लेना चाहते हैं क्या? मान लो स्क्रिप्ट लिखना है, तो स्क्रिप्ट ले लिए। तो यहाँ पे हम टाइटल ले सकते हैं, स्क्रिप्ट ले सकते हैं, CSS ले सकते हैं, सारी चीज़ें हम किस में उपयोग कर सकते हैं? हेड में। उसके बाद आ जाता है हेड का काम कंप्लीट। तो हेड देखिए यहाँ बंद हो गया, इसका मतलब जब भी आपको बंद करना तो स्लैश लगा के बंद कर देते हैं। स्टार्टिंग टैग होता है और बंद वाला जो होता है क्लोजिंग टैग स्लैश के साथ। ऐसे ही अभी बॉडी शुरू हुआ, तो बॉडी का मतलब जब भी हमको कोई चीज़ डिस्प्ले कराना है वेब पेज में तो हम क्या लेते हैं? बॉडी लेते हैं। जैसे हम H1 लेते हैं, तो H1 में हम लिख दिए माय हेडिंग, या हम लिख देते हैं वेलकम टू माय वेब पेज, ये हमने लिख दिया वेलकम टू माय वेब पेज। और उसके बाद हम नीचे लिख देते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ में हम शो करा देते हैं इस प्रकार से, दिस इज़ पैराग्राफ 1। ठीक है, ठीक है। यहाँ जो भी चीज़ आप समझाना चाहते हैं बहुत सारा समझा सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ का मतलब ही होता है बहुत सारी चीज़ें। तो हम सिंपल जो है एक प्रकार से टेक्स्ट लिखा जाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम ले आते हैं टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट को हम कर देते हैं एक टेक्स्ट इतना बड़ा, या फिर पूरा टेक्स्ट ले आओ। पूरे टेक्स्ट को लाके हम जो है एंटर करके यहाँ पे शो कर देते। ठीक है, देखिए पैराग्राफ आ गया। अब पैराग्राफ आ गया, देखिए पैराग्राफ पी टैग कहाँ चला गया? ये नीचे चला गया। अब हम सिंपल जो है इसको क्या कर देते, पी टैग को बंद कर दिए। और कुछ शो कराना तो नीचे आप लिख सकते हैं, पर अभी ज़रूरत नहीं है, हमने बॉडी करे, बॉडी को बंद कर दिया और यहाँ पे HTML सेव तो पहले कर दिए। फाइल मेनू में जाके एक बार और सेव करो। अब आपको रन करना है तो आपको कहाँ जाना होता है? आपको रन करना है तो वही प्रैक्टिस नाम का जो फोल्डर दिया है, ठीक है, ये देखिए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जैसे ही करें हमने, तो देखिए यहाँ प्रैक्टिस नाम का फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करें तो हमारी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, वेलकम टू माय वेब पेज, ये हेडिंग बन थी, और दिस इज पैराग्राफ। दिस इज पैराग्राफ अलग लाइन में आना था, वीडियो वाला अलग लाइन में। यहाँ देखोगे तो आप देखोगे, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिस इज पैराग्राफ अलग लाइन में है और वीडियो अलग लाइन में। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये अलग लाइन में नहीं आया है। तो अलग लाइन में लाने के लिए यहाँ पे लगाते हैं हम BR। क्या लगाते हैं? BR। ये देखिए BR लगाए और इसको सेव कर दिए, और उसके बाद यहाँ जाकर रिफ्रेश करोगे, देखिए अलग पैराग्राफ। तो इस प्रकार हम जो है इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम इसमें इमेज ला सकते हैं। अब यहाँ देखोगे तो ये देखिए डॉक्यूमेंट के बाद में कोई भी कुछ नहीं हुआ होगा, देखिए 2 आया ना, ये देखिए 2 यहाँ अलग लाइन में लिखा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको अलग लाइन में लाना चाहते हैं, जहाँ जहाँ अलग लाइन में लाना तो आप क्या लगा दो? BR। तो ये हो जाता है आपका BR टैग, ये देखिए नीचे लाने के लिए। ऐसे ही आप नीचे जहाँ जहाँ आपको अलग लाइन में लाना, जैसे स्लाइडर साइड बार के बाद में जो है आपको अलग लाइन में लाना है, या फिर आपको जो है गैलरीज के बाद में अलग लाइन में लाना, तो आप सब जगह BR लगा सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा वेब पेज का एक प्रकार से स्ट्रक्चर। हम इसको कंप्लीट यहाँ पे हटा देते हैं, ये हटा दो, इस प्रकार से ही हटा दो। और ये बेसिक रूप से हमने जो है पैराग्राफ बस ले लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है वेब पेज का। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप डॉक टाइप के बारे में HTML5 को दर्शाता है, HTML को दर्शा सकते हो, हेड को, टाइटल को और बॉडी को, सभी की क्लोजिंग टैग को, और इस प्रकार आप बना के इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं। इसके बाद हमको अगर इसमें स्टाइलिंग करना है तो स्टाइलिंग के लिए टैग तो बहुत सारे होते हैं HTML में, सभी को हम एक ओवरव्यू देखेंगे आगे चल के।
CSS की बात करें तो CSS के बारे में भी मैं बता देता हूँ। अभी हम जावास्क्रिप्ट को हटा देते हैं, ये CSS को भी हटा देते हैं। CSS 3 तरीके से यूज़ की जाती है। एक CSS हो जाती है इसी में, जैसे हम यहाँ लिखे स्टाइल, और स्टाइल लिखने के बाद देखिए जैसे ही हमने स्टाइल लिखे इक्वल आ गया और डबल कोट आ गया। यहाँ हम लिख देते कलर, और कलर लिख के हम देखिए एंटर करेंगे, देखिए कलर के बाद क्या आ गया कॉलन, और बाद में आ गया सेमी कॉलन। बीच में हमको लिखना है मान लो रेड, देखिए डार्क रेड, ये लिखे। उसके बाद देखिए सेमी कॉलन का मतलब ये देखो यहाँ स्टाइल में क्या हो जाता है, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी, और ये हो गया आपका क्या, एक प्रकार से उसकी वैल्यू। मतलब कलर क्या होना चाहिए, डार्क, डार्क रेड, और स्पेस देखे फिर से हम दे देते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड में देखिए बैकग्राउंड कलर, ये हो गई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बाद क्या लगता है कॉलन, कॉलन के बाद हमको वैल्यू देना होता है, और वैल्यू हमने दे दी है क्या, येलो। तो येलो यहाँ हो जाना चाहिए बैकग्राउंड किसका, पर्टिकुलर H1 का। जैसे हमने दिए और यहाँ जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बैकग्राउंड रेड हो, बैकग्राउंड येलो हो गया, और ये डार्क रेड हो गया। डार्क रेड थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको हम सिर्फ रेड कर देंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी स्टाइल। स्टाइल बोले तो CSS कौन सी, जिसको हमने यूज़ किया है टैग के अंदर। अब हम यही स्टाइल को यूज़ कर लेते कहाँ पे, ये टाइटल के जस्ट नीचे। तो हम लिखेंगे क्या, स्टाइल, और ये देखिए स्टाइल के बाद यहाँ एंटर कर देते। अब यहाँ किस में हमको है स्टाइल अप्लाई करना है, H1 में, तो हम यहाँ लिख देते क्या, H1। ये हो गया आपका क्या, एक प्रकार से एलिमेंट हो गया, मतलब जिसमें आपको स्टाइल अप्लाई करना है। तो और उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखना है वो सब ये जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिख देते क्या भाई, हम यहाँ लिख देते हैं इसकी बॉर्डर आना चाहिए। तो बॉर्डर हमने लिख दिए, बॉर्डर आना चाहिए 5 पिक्सल। उसका जो स्टाइल है सॉलिड आना चाहिए, और उसका जो कलर है वो क्या आ जाना चाहिए, रेड आ जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिए। अब लिखने के बाद हम इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ H1 होगा वो हर जगह क्या ले लेगा, H1 ले लेगा। ठीक है, H1 को। और अगर हम P को लेना चाहते हैं, जैसे स्टाइल के अंदर हमने ले लिए P, और P को हम देना चाहते हैं क्या, पैराग्राफ, पैराग्राफ को स्टाइल देना चाहते हैं। तो पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज़ है, देखिए फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं। फॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं यहाँ पे 15 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद उसकी फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह लेना है तो फ़ॉन्ट फैमिली हम ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए एरियल होना चाहिए, या फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं हिंद, खंड, जो भी है। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये देखिए अलग अलग प्रकार की सेंस सेरिफ वगैरह जो प्रॉपर्टी है वो देखने को मिल जाती है फ़ॉन्ट फैमिली। चलिए इसके बाद हम जो है क्या ले लेते हैं, इसका कलर। कलर हम ले लेते हैं इसका, मान लो हम ले लेते हैं ब्लू। ये देखिए हमने ले लिए ब्लू। तो ये ऑटोमेटिक जो पी हमने लिए हैं, पी कहाँ अप्लाई हो जाएगा, जहाँ भी पैराग्राफ लेंगे जितने भी। तो एक बार ही स्टाइल अप्लाई करना है, बार बार नहीं करना। देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गई, और बॉर्डर के बाद जो कलर है वो ब्लू आ गया, तो ये हो गई आपकी स्टाइल। तो ये जो टैग में जो स्टाइल लेते हैं, जैसे स्टाइल करके है उसे हम बोल देते हैं इनलाइन स्टाइल, और जो हेड के अंदर स्टाइल लेते हैं उसे बोल देते हैं इंटरनल स्टाइल। पर यदि ये सेम टू सेम हम उठाकर कहाँ रख देते हैं, चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, और हटाकर हम जो है न्यू फाइल ले लेते हैं, कंट्रोल एन करें और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिए। अब ये हमने देखिए पैराग्राफ और H1 दोनों लिए, इसको हम फाइल में जाकर पहले करेंगे सेव। सेव करेंगे तो यहाँ लिखेंगे style.css। ये देखिए अब इसको सेव करना है कहाँ पे, जिस लोकेशन पे वेब पेज सेव है, और style.css हमने लिए। .css क्यों लिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल फाइल है स्टाइल सीट की। इसको सेव कर दिए, और इसको सेव करने के बाद इसको ऐसे साइड में जाकर, अब इसमें ये काम नहीं करेगी। देखिए यहाँ रिफ्रेश करें तो ये काम नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम यहाँ कॉल तो करेंगे। तो यहाँ पे लिंक टैग होता है, लिंक टैग के माध्यम से पूरी स्टाइल कॉल होती है। तो इसमें रिलेशन टाइप स्टाइल का हो जाता है, टाइप उसका टेक्स्ट CSS, और href में हमको क्या देना है, स्टाइल का एड्रेस देना। तो क्या नाम था, style.css, ये था इसका एड्रेस। कहाँ सेव है वो, जहाँ वेब पेज सेव है। जैसे हमने सेव करो रिफ्रेश करे, देखिए यहाँ सारी चीज़ें काम कर ली। तो हमने 3 तरीके के स्टाइल देखे। तो यहाँ पे जो हम उपयोग कर रहे हैं, ये देखिए इसे हम बोलेंगे एलिमेंट या सेलेक्टर। ये देखिए पी भी सेलेक्टर है, और ये भी H1 भी सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या बताता है कि इसके अंदर जो भी आप करली ब्रैकेट में लिखोगे वो सेलेक्टर में यूज़ किए जाएंगे। अब सेलेक्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मैं बताऊं यहाँ पे, तो आपको इस प्रकार का सेलेक्टर भी मिलेगा। जैसे मान लो आप जो है हेड करके लेना चाहते हैं, या फिर डॉट करके लेना चाहते हैं, डॉट हेड करके। तो अब देखिए इसके नाम से जो लेंगे वो कहलाएगा आईडी सेलेक्टर, और इसके नाम से जो लेंगे वो कहलाएगा क्लास सेलेक्टर। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर भी होते हैं जिसमें स्टार लगाकर यूज़ करते हैं, कॉमा, ग्रुपिंग सेलेक्टर होते हैं। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो अपन बोलते हैं ना, घर में अगर हमने 3 व्यक्तियों के नाम ले दिए हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं। पर हम ऐसा बोल देते हैं कि जो कोई हिस्सा बांटना अपने को, तो ऐसे हिस्से को हमने कुछ नाम से दे दिया अलग अलग, तो उस नाम को अपन वो दे देंगे भाई कि ये हिस्सा पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है। परंतु अगर हमने नाम लिख के दे दिए वो हिस्सा, तो जैसे H1 है, H1 के लिए अगर हमने कुछ चीज़ लिखे तो वो H1 ऑटोमेटिक ले लेगा। पर यदि हमने उसको और दूसरे नाम से दिए तो उसको देना पड़ता है, ठीक है। और देने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो हमने यहाँ चले और अगर हमने यहाँ पी में कोई चीज़ दिया हेड करके, तो हेड क्या है भाई, यहाँ सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आईडी लेना चाहते हैं तो आईडी में हमको देना पड़ता है हेड। और अगर क्लास लिए हैं तो यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, क्लास को डॉट से इंडिकेट करते हैं और आईडी को हैश से इंडिकेट करते हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम एक एक करके। मैंने आपको वेब पेज बनाकर रन कराना दिखा दिया। हम सीधे जो है इसको एक ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाए। इसके बाद स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्क्रिप्ट भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। स्क्रिप्ट के लिए आपको क्या यूज़ करना है, आपको स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लेना होता है। देखिए यहाँ जहाँ भी स्क्रिप्ट लोगे यहाँ आपको स्क्रिप्ट टैग लेना होता है और ये स्क्रिप्ट हेड में भी रन हो जाती है और बॉडी में भी। तो बॉडी में रन कराते हैं हम। तो यहाँ लिए अपन स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट लेके हमने इसको कर दिया एंटर। यहाँ लिख देते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ लिख देते हेलो जावा स्क्रिप्ट। और इसके लिए सेमीकोलन लगाना नहीं लगाना अपने ऊपर, पर लगा दिया करो। एक सिंसियर जो डेवलपर है उसकी पहचान होती है सेमीकोलन लगा कर रन कराना। देखिए हेलो जीएस आ गया। तो स्क्रिप्ट के लिए क्या लगाना पड़ता है, ये जावा स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है। अंदर ये चीज़ नहीं लिखो चलेगा, पर अंदर आपको प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अलर्ट है, एलिमेंट गेट है, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत लेते हैं, इसी में। और जब भी हमको इस HTML वेब पेज को अगर मैनेज करना है रन टाइम पे, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। आगे चल के उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सीधे चलते हैं। हमने जावा स्क्रिप्ट के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया, CSS में भी थोड़ा सा और HTML में भी। तो एक ओवरव्यू देख लिया ताकि एग्जाम में लिखने में आपको हेल्प हो सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे HTML CSS। HTML का मतलब हो जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मतलब ऐसा टेक्स्ट जिस पर क्लिक करके हम कुछ काम कर सके, यानी कि क्लिक करके कहीं और जा सके। उसको लिखने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मार्कअप की। और एक प्रकार की लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेशन में मदद करती है। इन तीनों के कलेक्शन को हम बोल देते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि वेब पेजेस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 90 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी टिम बर्नर-ली के द्वारा। और इसमें हम जो वेब पेज बनाते हैं उसमें कलेक्शन होता है टैग्स का। टैग बोले तो जैसे HTML टैग होता है, हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है। तो जो ब्रैकेट में लिखे जाएंगे वो कहलाते हैं टैग। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो हाइपर टेक्स्ट ये जो लिंकिंग वाला टेक्स्ट है, मार्कअप मतलब इस प्रकार से, और लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री आप एक बार देख लेना। इसको एक स्टैंडर्ड प्राप्त है WWWC, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। W3C के पास इसका स्टैंडर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके कुछ वर्जन है, जैसे HTML आया था 2.0, 3.0, 3.2, 4.0, 4.01, HTML5। तो HTML5 के बारे में आप पढ़ लो, पुराने वर्जन के बारे में भी एक बार पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो आप गूगल ओपन करते हो। चलिए यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं गूगल महाराज हमने ओपन कर लिए। और यहाँ पे हम सीधे चलते हैं और ये जेमिनी के पास चलते हैं। जेमिनी में आप जाओगे और यहाँ लिखोगे वर्जन्स ऑफ HTML। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी। हालांकि ये देखिए इंग्लिश में आ रहा है। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो यहाँ इन हिंदी टाइप कर दो। इसका उपयोग कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। जेमिनी का यहाँ लिख देते सभी वर्जन्स को समझाइए। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। जैसे आप एक इंसान से पूछते हैं ना, वैसे आप इससे पूछ लो। जैसे 1.0 कब शुरू हुआ था, 2.0, 3 ये देखिए इस प्रकार से ये कंप्लीट रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है 5.3, जो 2018 से लॉन्च हुआ। हालांकि और अपडेट होने की संभावना है। तो ये हर एक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। एग्जाम में अगर पूछा जाए वर्जन तो आप इस प्रकार इसके बारे में लिख सकते हैं। मैं हालांकि ये कंप्लीट रूप से आपको कहाँ दे दूँगा, उसमें एक प्रकार से टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, ये कॉपी करके मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। चलिए अभी हम देख लेते हैं वर्जन्स की बात करें तो सबकी कैपेसिटी बढ़ते गई यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सिंटैक्स में आपको मैंने बताया तो ओपनिंग टैग मिल जाता है। ओपनिंग टैग को इस प्रकार से दर्शाते हैं और क्लोजिंग टैग को स्लैश के साथ दर्शाते हैं। जो भी टैग हो, जैसे मान लो P है तो P यहाँ क्लोज हो जाएगा। अगर हेडिंग है तो हेडिंग यहाँ क्लोज हो जाएगी। और बीच में क्या लिखा जाएगा, बीच में आपकी जो इच्छा है टेक्स्ट लिखो या जो भी चीज़ें। उसके बाद इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। इसको समझा कर आप जो है स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हैं। एलिमेंट की अगर बात करें, HTML के एलिमेंट कंप्लीट रूप से क्या मिल जाते हैं। एलिमेंट की अगर बात करें तो ओपनिंग टैग,
क्लोजिंग टैग और बीच में जो कंटेंट लिखा है, इन तीनों के कलेक्शन को हम बोल देते हैं HTML का एलिमेंट। जैसे पी टैग स्टार्टिंग, पी टैग एंडिंग और बीच में टैग से लिखा उसको क्या बोलेंगे, HTML का एलिमेंट। ठीक है, जितने भी टैग है वो अपने आप में एक एलिमेंट कहलाते हैं, क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग के साथ में। इसके बाद एम्प्टी एलिमेंट भी देखने को मिल जाता है, तो जो BR से हमने इंडिकेट करे थे, साथ ही HTML के टैग है। तो HTML के टैग हम जो है यहाँ पे कंप्लीट रूप से देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ HTML टैग, जिसमें जोड़े से भी आते हैं, जोड़े से आने का मतलब जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जोड़े से आते हैं। और अनपेयर टैग में क्या हो जाता है, जिसमें सिर्फ एक ही टैग आता है, जैसे हमने अभी देखे थे ना BR टैग, और इसके बाद देखे थे पी टैग। तो पी टैग जो है पेयर टैग कहलाएगा और BR टैग आपका अनपेयर टैग कहलाएगा, यानी कि बिना पेयर के, बिना जोड़े के वो आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट की। तो देखिए एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे मान लो इमेज लेना है, चलिए एक इमेज लेकर देखते हैं यहाँ HTML में। तो यहाँ चलते हैं और ऊपर बॉडी के अंदर सीधे चल के एक इमेज लेते हैं। इमेज लेने के लिए आपको लेना पड़ता है IMG। IMG के बाद देखिए SRC खुद ब खुद आ गया। तो SRC मतलब हो जाता है कौन सी इमेज लाना चाहते हैं। तो SRC एक एट्रीब्यूट है, इमेज एक टैग है, एलिमेंट या टैग बोल सकते हैं, अंदर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ये जो है कंपलसरी है, कुछ रहते कंपलसरी, नहीं रहते ऑप्शनल रहते। अब यहाँ इमेज देंगे, तो इमेज कौन सी देंगे, आपके फोल्डर में जो इमेज होगी वही दोगे ना। जैसे मान लो यहाँ पे फोल्डर है और फोल्डर में कोई इमेज है कि नहीं, तो डाउनलोड में चले जाओ और डाउनलोड में जाकर आप क्या कर सकते हैं, एक इमेज ले सकते हैं। चलिए ये जो इमेज है कॉपी कर लेते हैं और कहाँ चलते हैं हम, डेस्कटॉप पे, और यहाँ प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है, वहाँ चलते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम क्या है, एडिट, और इसके फाइल का नाम क्या है, JPG। ठीक है, तो चलते हैं हम वेब पेज में और इसका नाम लिख देते हैं हम edit.jpg। ठीक है, और सेव करके इसको रन कराते हैं। यहाँ चले, ये देखिए बहुत बड़ी इमेज आ गई। अब ये इमेज जो है हमको छोटी करना, तो इसी के जस्ट साइड में हम क्या लिख देते हैं, विड्थ। विड्थ भी एक प्रकार का एट्रीब्यूट है और एक हाइट रहती है। तो विड्थ हम नॉर्मली 300 पिक्सल ले लेते हैं तो काम चल जाता है। ये देखिए 300 पिक्सल में इमेज छोटी हो चुकी है। अलाइनमेंट वगैरह सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ स्टाइल वगैरह लेना है तो इनलाइन स्टाइल ले सकते हैं, इंटरनल लेना तो यहाँ पे ले सकते हैं, एक्सटर्नल लेना तो ये अलग से फाइल बनी है यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है स्टाइल। ये देखिए विड्थ ले लिए, तो इमेज हम ला सकते हैं इस प्रकार। ऐसे ही एक और चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ए टैग मिल जाता है। ए टैग के साथ में हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ AHREF ऐसे लिखेंगे। देखिए ऑटोमेटिक HREF आपका कंपलसरी टैग है। तो जो भी चीज़ आप लिंक करना चाहते हैं, मान लो आप www.google.com लिखना चाहते हैं। अब google.com ऐसे से काम नहीं करेगा, कैसे काम करेगा, इसके लिए लिखना पड़ता है HTTPS और फिर स्लैश, मतलब कॉलन, फिर स्लैश, और इस प्रकार से आप लिखोगे तब गूगल काम करेगा। और यहाँ लिखेंगे आप एक टैक्स जिससे आपको लाना है और ए टैग को बंद कर देंगे। आप देखिए यहाँ रिफ्रेश करके, तो देखिए गूगल आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो गूगल खुल जाएगा। तो इस प्रकार आप हाइपर लिंक भी दे सकते हैं एंकर टैग। तो ये जो भी चीज़ें लिखी जा रही है एट्रीब्यूट है, ये क्या है, एट्रीब्यूट है, और ये क्या है, एलिमेंट है। एंकर टैग एक एलिमेंट है, IMG एक एलिमेंट है, पर उसके अंदर जो भी छोटी छोटी चीज़ लिखी जाती है ये प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट कहलाती है। CSS में प्रॉपर्टी बोल देते हैं और इनको वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हम चल लेते हैं। आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गए होंगे, कुछ रिक्वायर्ड होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, ऑप्शनल होते हैं जिनके बारे में लिखना नहीं लिखना। आल्ट टैग, देखिए अगर मान लो आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है, तो इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो क्या डिस्प्ले होगा, आल्ट से हम ये डिफाइन कर लेते हैं। आल्ट में क्या बोल देते हैं, दिस इज़ इमेज, या जो भी है किस चीज़ की इमेज है वो हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो जब इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। ठीक है, जिसके किसके थ्रू, आल्ट के थ्रू। मान लो ये इमेज में कोई गड़बड़ है, जैसे ये इमेज अभी शो हो रही है और अब इमेज में हमने गड़बड़ कर दी है, तो गड़बड़ कर दी तो क्या शो हो रहा है, दिस इज़ इमेज। दिस इज़ इमेज क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने दिए थे। तो ये ऐड करने का भी पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए हेड बॉडी सेक्शन की अगर बात करें तो हमने देख लिया ऑलरेडी। स्टाइल टैग कैसे लगाते हैं वो भी देख लिए, स्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं वो भी हमने देख लिए, लिंक कैसे करते हैं, हाइपर लिंक, वो भी यहाँ पे देख लिए। बेसिक HTML टैग में हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग के बारे में बात कर ली, लाइन ब्रेक के बारे में बात कर ली। हेडिंग टैग जो होते हैं 6 होते हैं। 6 कौन कौन से, H1 होता है, H2 होता है, H3, H5, H3 के बाद H4, H5, H6। तो H1 जो है सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। 7 लिंक होंगे तो बॉडी टेक्स्ट में वो चला जाएगा। ठीक है, HTML की फॉर्मेटिंग टैग की अगर बात करें तो इटैलिक के लिए I लिखना होता है, टैग तो लिखना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बोल्ड के लिए, बोल्ड के लिए B भी लिख सकते हैं। एम्फेसाइज करना तो EM लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है एम्फेसाइज टैग्स, तो आपको एक कोड लिखना है HTML का कंप्लीट और बीच में आपके EM टैग लगा देना है, तो उससे आपका एम्फेसाइज वाला एग्जाम्पल बन जाएगा। स्मॉल है, बिग है, मार्क है, सब है, शुभ है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है,
ये आप इंसर्टेड टेक्स्ट देना चाहते हैं, अंडरलाइन है, स्ट्राइक करना चाहते हैं, डिलीटेड, तो सारी चीज़ों के लिए आप इन टैग को लगाकर बीच में टेक्स्ट लिख दो और इनको क्लोज कर दो, तो उससे आपके ये सारे इफेक्ट आ जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मेटिंग टैग के बारे में समझाई, तो इनमें से आप कुछ को समझा के एग्जाम्पल के सहित लिख सकते हो। बिना HTML कोडिंग के समझाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, तो HTML कोडिंग आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर के बीच में इन टैग को लिखना है, कोई ज़्यादा कठिन बात है नहीं। जैसे यहाँ देखिए, जो स्ट्रक्चर है वो तो बेसिक सबके लिए आएगा, देखिए नीचे भी और ऊपर भी। बीच में आपको क्या लिखा, इटैलिक करना, तो आपने ये कोड लिख दिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, बोल्ड के लिए, एम्फेसाइज के लिए। तो जितने भी कोड है, मान लो आपसे पूछा गया है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो 3 कोड लिख दो। एम्फेसाइज करने का पूछा तो EM वाला लिख दो। बाकी ऊपर का तो आपको रेडीमेड है ना, नीचे वाला ऊपर वाला, तो ये चीज़ आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। इमेज अगर दिखाने का पूछा जाता है वेब पेज में, तो इमेज टैग के बारे में समझा दो कि भाई इमेज, वेब पेज में अगर इमेज लाना कहीं पे, तो हम IMG टैग का इस्तेमाल करते हैं इमेज टैग का। इसके लिए IMG और SRC लिखना होता है। यहाँ हाइपरलिंक मतलब जिस इमेज को लाना है उसका नाम, विड्थ, हाइट, आल्ट टैग्स, ये सब अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। बाकी कॉमन स्ट्रक्चर आपका देखिए सभी में सेम काम आएगा। एक लाइन चेंज हो रही, तो एक लाइन चेंज करके क्या इमेज टैग का एग्जांपल नहीं लिख सकते आप? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके एट्रीब्यूट को समझा देना। लिंक टैग की अगर बात करें तो उसमें भी स्ट्रक्चर पूरा वही की वही आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है, एंकर टैग, HREF में आप गूगल जोड़ दिए, यूट्यूब जोड़ दिए, जो भी जोड़ना, और बीच में आप यहाँ पे लिख दो गो, गूगल, या जो भी लिख दो, जिस टैग से इसको लिंक को क्लिक करना है। तो ये आप देख लेना। सेक्शन टैग की बात करें तो डिव के माध्यम से, मतलब बड़ा पेज है तो उसको हमने कैसे बांट दिए, सेक्शन में बांट दी या डिव में बांट दी, तो उससे क्या हो जाता है, अलग अलग डिवीज़न बन जाते हैं हमारे कंप्लीट जो पेज है उसके। HTML की लिस्ट की बात करें, HTML की लिस्ट क्या होती है, सिंपल सी बात है, जब हम हमारे डॉक्यूमेंट में क्या करते थे, लिस्ट बनाते थे, तो यहाँ बुलेट्स के रूप में बना सकते थे 1 2 3, या इस प्रकार से स्टाइल देकर बना सकते थे। तो ये बुलेट्स वाली को अनऑर्डर्ड लिस्ट बोल देते हैं, UL। इसको बोल देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, OL, और इसको बोल देते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है जिसमें आपको बुलेट्स वगैरह देखने को मिल जाती है, तो उसके लिए आप लिखोगे UL टैग, OL लिखोगे ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और DL लिखोगे डेफिनेशन। और एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट ले रहा है, जैसे OL लिस्ट के अंदर UL ले रहा है, तो वो कहलाती है नेस्टेड लिस्ट। चलिए यहाँ पे आपको एलिमेंट, अच्छा लिस्ट आइटम लेना है, मान लो उदाहरण के लिए ये आपको बनाना है, तो आपने क्या लिए, बाकी चीज़ तो सेम ले ली, यहाँ तक देखिए टाइटल वगैरह है, बॉडी तक सब सेम ले लिए। बीच में क्या लिखा है आपने, UL टैग के रूप में, और UL को क्लोज कर दिए। अब बीच में क्या लेना है, कंप्यूटर लेना है, टेबल लेना है, मोबाइल लेना। अब यहाँ 5 रहते तो हम क्या लिखते हैं, 5 LI लिखते, और हर एक LI के बीच में उनकी लिस्ट लिख देते और उस LI को पर्टिकुलर क्लोज कर देते। तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका किसका, UL का। इसके अलावा इसकी कुछ वैल्यू होती है, मान लो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, बुलेट्स। बुलेट्स के बदले में हमको शो करना है सर्कल, स्क्वायर, डिस्क, या कुछ नहीं करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जो आपने लिए UL के बाद आप ले लेते हैं इसका टाइप। मान लो यहाँ पे देखिए आपने क्या लिए, UL, तो UL लिए और इसका क्या ले लिया आपने, टाइप। और टाइप के बाद आप दे देते हैं यहाँ पे इक्वल नन, मतलब डबल कोट के अंदर आप खाली दे दो, सर्कल दे दो, स्क्वायर दे दो, बुलेट दे दो, जो भी चीज़ दोगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी आइकॉन में। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आप देखोगे ऑर्डर्ड लिस्ट बनाओगे, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको क्या चेंज करना है, ऑर्डर्ड लिस्ट में UL की जगह क्या कर देना है, OL कर देना है। और OL के भी टाइप होते हैं, टाइप में आप 1 2 3 4 5 कुछ भी कर दो, और बाकी ये चीज़ें कैसी आ जाएगी, 1 2 3 के रूप में आ जाएगी। जिससे आगे देखोगे तो देखिए यहाँ पे OL कर दिए और यहाँ पे OL, बाकी चीज़ें सेम है, तो यहाँ कैसा आ गया 1 2 3। अगर टाइप देंगे तो टाइप आप दे सकते 1 A, कैपिटल A, I, या बड़ा I, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। डेफिनेशन लिस्ट में आपको शुरू करने के लिए DL लेते हैं और ख़त्म करने के लिए DL। बीच में आपको टर्म्स अगर देना है तो उसके लिए DT, और उसको डिस्क्राइब करना तो DD। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए जैसे HTML है, पहले तो शुरू हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बंद हो जाएगा, पर बीच में आप क्या लिखोगे, जैसे HTML है तो HTML को आप DT के माध्यम से लिखकर बंद कर दोगे, और फिर आप उसको समझाओगे तो किसके माध्यम से समझाओगे, DD के माध्यम से। तो DD समझाने के लिए होता है, ऐसे CSS को DT में लिख दिया और समझा दी DD से। ऐसे आप 10-12 फैक्ट या आपको टर्मिनोलॉजी बनाना है कोई कंप्यूटर की कुछ भी, तो आप डेफिनेशन लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सेम है, देखिए यहाँ ऊपर और नीचे, तो आप बीच में बस को आपको चेंज करना है, सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, एक ऑर्डर लिस्ट लिए और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लिए, एक ऑर्डर फिर अनऑर्डर, तो इसके लिए क्या हो गया, नेस्टेड लिस्ट आ गया, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। टेबल टैग की अगर बात करें तो टेबल टैग कैसे उपयोग किया जाता है भाई, रो और कॉलम से बना क्या कहलाता है, टेबल, और टेबल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेबल टैग का। इसमें आपको क्या क्या चीज़ मिल जाती है, देखिए यहाँ पे
टेबल टैग जो शुरू होगा बंद होगा। कैप्शन आप दे सकते हैं, नहीं देना कोई दिक्कत नहीं। टेबल की हेडिंग देना तो TH ले सकते हैं। TR टेबल की रो के लिए, TD टेबल के डाटा के लिए, और ये TH हेड भी ज़्यादा काम करें, हमारे लिए 2-3 ही काम के हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लो ये टेबल बनाना आपको, तो टेबल के लिए आप क्या लिया आपने, देखिए टेबल यहाँ पे, ये तो स्टाइल हो गई। देखो हमने अभी स्टाइल बताया था मैंने आपको, स्टाइल, और ये स्टाइल बंद हो गई। जैसे टेबल, TH और TD, इन तीनों की बॉर्डर क्या हो जानी चाहिए, 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। ये इंटरनल स्टाइल यूज़ की गई है टेबल में। और टेबल टैग के नाम से, TH टैग के नाम से हमने कोई भी चीज़ें अलग से नहीं ली है, HTML के एलिमेंट है। इसलिए जहाँ भी टेबल उपयोग किया जाएगा ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, बॉर्डर ये वाली आ जाएगी। जहाँ भी TH उपयोग किया जाएगा, देखिए TH, उसकी बॉर्डर आ जाएगी। और जहाँ पे भी TD उपयोग किया जाएगा उसकी बॉर्डर ये आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो टेबल के लिए देखिए टेबल टैग ले लिए और यहाँ टेबल टैग को क्लोज कर दिए। फिर हमने क्या लिए, TR, मतलब टेबल बना और TR बना। तो देखिए यहाँ पे मान लो ये टेबल रो बन गई, ठीक है। उसके बाद टेबल रो कितनी है, टेबल रो के अंदर हमने हेडिंग लिखे TH, मंथ लिख दिए और एक सेविंग लिख दी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आ गया मंथ और यहाँ आ गया सेविंग। उसके बाद TR को हमने क्लोज कर दी, मतलब 2 सेल आ गया, उसको क्लोज कर दी। फिर TR दूसरा लिए जिसमें जनवरी लिए और इसमें $100। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन जनवरी और यहाँ पे ले लेते हैं 100। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर TR क्लोज हो गया, दूसरा TR आया, फरवरी आया $80, तो यहाँ फरवरी ले लिया और $80। उसके बाद TR क्लोज और टेबल क्लोज, मतलब आपके पास में इस कोडिंग से क्या बनेगा, 2 कॉलम बनेंगे और 3 रो बनेगी, ठीक है। तो ये कोडिंग भी दिखा सकता है वो, कि कोडिंग तो दिखाएगा नहीं, कोडिंग लिखो एक टेबल की ऐसा बोल देगा, या फिर ये स्ट्रक्चर दिखा के आपको कोडिंग लिखने बोल देगा। तो इस प्रकार आपको देखना है। फॉर्म की अगर बात करें तो जब भी डाटा इनपुट कराना है किसी स्टूडेंट से, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, HTML फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये तो हो गया कैप्शन, मतलब लेबल बोल सकते हैं, पर ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे पासवर्ड बॉक्स है, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पे देखिए रेडियो बटन मिलेगी, देखिए रेडियो बटन, यहाँ कॉम्बो बॉक्स मिलेगा जिससे लिस्ट खुलेगी, यहाँ तो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट एरिया मिलेगा जहाँ पे आपको बड़ा टेक्स्ट लिखना, और ये बटन मिलेगी। तो इन सभी को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML फॉर्म का। तो HTML फॉर्म में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, टाइप आप लिखोगे और डैश लगा के, मतलब जो इक्वल लगा के डबल कोट में टेक्स्ट लिखोगे तो आपका क्या बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। अगर आप रेडियो लिखोगे तो इस प्रकार की बटन बनेगी। चेक बॉक्स लिखोगे तो इस प्रकार के चौकोन बॉक्स बनेंगे। पासवर्ड में डॉट डॉट आता है टेक्स्ट बॉक्स में। सबमिट में क्या बनेगा, बटन, बटन में भी बटन बनेगी। रीसेट में भी बटन बनेगी। ईमेल में ईमेल से रिलेटेड काम आएगा। हिडन में हाइड रहेगा। डेट में डेट, ठीक है, मंथ है, डेट टाइम है, टाइम नंबर, रेंज, वीक, कलर, सर्च, ये सब अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ कुछ चीज़ें बस हमारे काम की है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ देखिए हमारा जो बेसिक चीज़ है वो तो कॉमन रहेगी। फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म लगा दिए और फॉर्म हमारा यहाँ क्लोज हो गया। बीच में क्या लिखे, पैराग्राफ लिख दिए। पैराग्राफ में हमने फर्स्ट नेम लिखे और एक बटन बनाए, ठीक है, बटन बना के हमने सबमिट लिख दी, ठीक है, और एक और बटन बना के हमने रीसेट लिख दी। तो इस प्रकार हमारा बेसिक एग्जाम्पल है। इनपुट टाइप में देखिए यहाँ टेक्स्ट बॉक्स भी बना दिए, ये सब टेक्स्ट बॉक्स बना के हमने लिख दिए। चलिए इसकी कंप्लीट कोडिंग हम देख लेते हैं। जैसे ड्रॉप डाउन बनाना, तो ड्रॉप डाउन के लिए क्या लेते हैं, सेलेक्ट लेते हैं। देखिए ड्रॉप डाउन के लिए क्या लेते हैं, सेलेक्ट। और सेलेक्ट में हमने क्या लिए, ड्रॉप डाउन नाम दे दिए इसका, ये एट्रीब्यूट है इसका। अब कितनी वैल्यू लेना है, 1 2 3, तो ये हमने क्या ले लिए, ऑप्शन में दिल्ली, ऑप्शन में राजस्थान, ऑप्शन में हरियाणा, और सेलेक्ट को क्लोज करके फॉर्म को भी क्लोज कर दी, तो ये ऑप्शन बन गया, ठीक है। सबमिट एंड रीसेट की बात करें तो सबमिट रीसेट के लिए देखिए कुछ नहीं करना है। इनपुट टाइप में आप क्या लिख दो, सबमिट, और इनपुट टाइप में आप रीसेट लिख दो। और नॉर्मली बटन बनाना तो बटन, ठीक है। इमेज लाना तो इमेज का URL देना होता है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेम के लिए क्या लिखते हैं, फ्रेम सेट लिखते हैं, और अंदर हमको फ्रेम SRC लेना होता है। तो फ्रेम हालांकि आज आज की डेट में इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर पूछा जाए तो देखिए फॉर्म और फ्रेम। तो आपको देखिए फ्रेम कितने, जैसे मान लो एक वेब पेज है, वेब पेज को 3 भागों में दिखाना है, एक स्क्रीन में 3 वेब पेज दिखाना, लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है। तो तीनों का URL देना होता है। तो कितने कितने भागों में दिखाना, तो देखिए यहाँ पे 500, 600, 700 पिक्सल में दिखाना। इसकी बॉर्डर भी होनी चाहिए 5, तो इस प्रकार अलग अलग बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फ्रेम SRC क्या होगी, फ्रेम SRC एक तरफ होगी लेफ्ट, ये वाली। फ्रेम SRC सेंटर वाली क्या होगी, ये सेंटर डॉट HTML। और फ्रेम SRC राइट वाली क्या होगी, राइट HTML। यहाँ तीन तीन की जगह 4 ला सकते, देखिए कॉलम में लाना था तो 3 दे दिए, और अगर 4 लाना रहता तो कॉमा लगा के 300 और दे देते। इसमें से 300 100 घटाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि एक स्क्रीन का साइज़ जो रहता है कंप्लीट रूप से एक ही रहता है, उसी में से आपको डिवाइड करना। रो के लिए आप रोज़ लिख सकते हैं,
ठीक है, यहाँ कॉलम के लिए कॉल्स लिख दिए, रो के लिए रोज। अब रो के लिए ऐसे आ जाते हैं, कॉलम के लिए ऐसे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेम सेट हमने बंद कर दिए। और ये पूरी इतनी कोडिंग को आप किस में लिख दोगे, HTML के बीच में लिख दोगे, मतलब यहाँ बॉडी नहीं लगाना पड़ता है, हेड लगाना पड़ता है। इसके बाद मार्क्यू टैग, मतलब अगर कोई इमेज या कोई टैग्स को हमको चलाना है पूरी स्क्रीन में इधर से उधर, तो उसके लिए हम लेते हैं मार्क्यू टैग। कुछ नहीं करना है, मार्क्यू लगाए और मार्क्यू के बाद डायरेक्शन दे दो जो भी, और बीच में टैक्स लिख दो और मार्क्यू को क्लोज कर दो, टैक्स आपका चलने लगेगा। ठीक है। इसके अलावा कमेंट की बात करें, अगर हमको वेब ब्राउज़र में कोई चीज़ रन नहीं करना है तो हम कमेंट दे देते हैं। कमेंट कैसे देंगे, ये देखिए, एक्सक्लेमेशन साइन दे देते हैं, डबल डैश और बीच में लिख दो, फिर डबल डैश से बंद कर दो, तो ये हो जाती कमेंट। डॉक्यूमेंट इसको रीड नहीं करेगा, हमारी जानकारी के लिए होती है, या डेवलपर को समझने के लिए। अब बात कर लेते हैं CSS की थोड़ी सी। तो CSS मैंने बताया था ना, HTML को सजाने या फॉर्मेट करने के लिए CSS की ज़रूरत पड़ती है। तो CSS हम देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर, हमको कोडिंग की संख्या ज़्यादा नहीं करना है या फॉर्मेट करना वेब पेज को, तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, CSS की। CSS को हम कहाँ लिखते हैं, हेड के अंदर लिख सकते हैं। देखिए हेड में हमने लिखे H1 और यहाँ कलर दे दिए करली ब्रैकेट के अंदर। अगर हम इनलाइन लिखना चाहते हैं तो इनलाइन भी लिख सकते हैं। इसके सिंटैक्स की बात करें तो ये सेलेक्टर होता है जिसमें आपको CSS अप्लाई करना, फिर क्या आ जाता है आपका करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, बीच में प्रॉपर्टी आ जाती है। प्रॉपर्टी के बाद कॉलन लगता है, कॉलन के बाद आप जितनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं उसके बाद आपका सेमीकोलन। ये कंप्लीट रूप से आपका सिंटैक्स हो जाता है, इसके बारे में आप समझा सकते हैं। अब एक तो हो जाता है H1 से हम डायरेक्टली नाम लिख के बता सकते हैं, एक स्टार लगा के देंगे तो हर एक में अप्लाई हो जाएगा, एक डॉट लगा के देंगे तो एक क्लास वाला सेलेक्टर इसके लिए जो क्लास है उससे कॉल करना होता है, और एक ID सेलेक्टर होता है जो हैज़ से लेते हैं, इसको भी ID सेलेक्टर से कॉल करना होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं, सेलेक्टर हो जाते हैं। एक ग्रुपिंग वाला भी हो जाता है, एक से अधिक में अगर अप्लाई करना है स्टाइल तो हम कॉमा लगा के लिख सकते हैं, और अंदर जो भी लिखेंगे वो सारी चीज़ें इन तीनों में अप्लाई हो जाएगी। इसको ग्रुपिंग सेलेक्टर बोल देते हैं। अगर आपसे एग्जाम में सेलेक्टर पूछे तो टाइप सेलेक्टर यानी कि एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, और ये हो जाता है ग्रुपिंग सेलेक्टर। ये 3 सेलेक्टर आपके देखने को मिल जाते हैं। HTML मतलब जो आपकी CSS है या स्टाइल सीट है उसके प्रकार पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, इनलाइन CSS होती है। जैसे यहाँ देखोगे तो आपको इनलाइन CSS देखने को मिल जाएगी। इनलाइन बोले तो जो HTML के टैग के अंदर लिखी जाती है, जो हेड टैग में लिखी जाती है वो कहलाती है इंटरनल, जो अलग से फाइल बनती है वो कहलाती है एक्सटर्नल। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल इनलाइन होती है, उसके बाद उससे कम पावरफुल इंटरनल, और सबसे कम पावरफुल होती है एक्सटर्नल। कब, जब तीनों लगी हो, पर तीनों नहीं लगी एक साथ तो कोई दिक्कत नहीं, सभी पावरफुल है। ठीक है, इसको लिखने के लिए वही बताया मैंने, इनलाइन इस प्रकार से लिखा जाता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल की बात करें तो ये जो है स्टाइल जो हमारा हेड टैग के अंदर लिखी जाती है। और एक्सटर्नल की अगर बात करें तो एक्सटर्नल आपकी जो है इस प्रकार से, देखिए ये हमने बनाया स्टाइल सीट अलग से, और इसको अप्लाई करें कहाँ पे, हमारे वेब पेज में। कैसे, लिंक टैग के माध्यम से। ये देखिए मैंने जो लिंक करके भी बता दिया आपको पहले ही। ये देखिए सबसे पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे मान लो इन लाइन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, इंटरनल को इस प्रकार और एक्सटर्नल को इस प्रकार। सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे पास किसका रहता है, फैमिली का, फिर उसके बाद दोस्तों का, और फिर उसके बाद कलीग्स, ऑफिस वगैरह आसपास वाले लोगों का। अगर इनमें से तीनों रहे तो सबसे ज़्यादा पावर इनका रहेगा। पर अगर मान लो किसी की फैमिली नहीं है तो प्रभाव किसका रहेगा, फ्रेंड का। अगर फ्रेंड भी नहीं है तो ऑफिस कलीग्स का। ले देखे फ्रेंड की बात कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार। कलर की बात करें तो कलर के लिए हम क्या लेते हैं, कलर लेते हैं। अब यहाँ कलर बस लिए तो क्या आ जाएगा, टेक्स्ट कलर। और अगर हम कलर के बाद क्या लेना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर लेना होता है। और अगर हम बॉर्डर कलर लेना चाहते हैं तो बॉर्डर के बाद हम कलर दे देते हैं। फ़ॉन्ट की बात करें तो फ़ॉन्ट में आपने देखा होगा, हमने फ़ॉन्ट फैमिली लेकर देखे थे, फ़ॉन्ट साइज़ लेकर देखे थे। तो ये फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। साथ ही फ़ॉन्ट फैमिली, ये सब चीज़ें जो है फ़ॉन्ट। बॉर्डर भी लेकर देख ली हमने। बॉर्डर के लिए क्या लेते हैं बताइए मुझे। बॉर्डर के लिए हम जो है इसकी विड्थ लेते हैं, उसका कलर लेते हैं, उसका स्टाइल लेते हैं। स्टाइल में सॉलिड की जगह डॉट भी आ सकता है, डैश, डबल, ग्रुप, देखिए इनसेट, आउटसेट, सारी चीज़ें आ जाती जो आपके एग्जाम्पल के रूप में दिख रही है। इसके बाद लिंकिंग स्टाइल। लिंक स्टाइल की अगर बात करें तो लिंक स्टाइल में आपको देखिए एंकर टैग लेते थे कि नहीं अपन, एंकर टैग में अपन स्टाइल ले सकते हैं ए लिंक। जब लिंक हो तो क्या हो, जब विजिट हो जाए उस पर क्लिक करके तो उसका कलर क्या होना चाहिए, जब आवर हो जाए उस पर माउस लाए तो क्या होना चाहिए, जब एक्टिव रहे तो उसका कलर क्या होना चाहिए, और फोकस के बाद क्या कलर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए
ये हो गई हमारी जो है स्टाइल, जो हम स्टाइल टैग के अंदर लिख देंगे। और जब भी हम इस प्रकार से एंकर टैग लगाएंगे तो ये जो गो फॉर्म है इसका कलर इसके हिसाब से बदलेगा। लिंक में क्या कलर रहेगा, आवर माउस लाएंगे तो इस पर क्या कलर रहेगा, एक्टिव में क्या कलर और विजिट में क्या कलर। तो ये चीज़ हो जाती है लिंक स्टाइल। तो लिंक स्टाइल को आप समझा सकते हैं एग्जाम में। डिफ़ॉल्ट लिंक स्टाइल की बात करें तो वो आपकी, और बटन बॉक्स बटन बनाना है तो बॉक्स बटन बनाने के लिए भी स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगी। जो बॉक्स हम देखिए यहाँ पे इसका प्रीव्यू मैंने दिखाया नहीं, पूरा कंप्लीट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। मार्जिन देख सकते हैं आसपास अगर देना है, जैसे मान लो इसके आसपास अगर देना है, जैसे बॉर्डर के आसपास देना है तो मार्जिन, और इनसाइड अगर देना है तो पैडिंग। ठीक है, दोनों चीज़ आप देख लेना यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट के बारे में, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए। तो मैंने बताया HTML वेब पेज स्ट्रक्चर बनाने के लिए, CSS आपका हो जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, और जावास्क्रिप्ट आपका हो जाता है किसके लिए, डायनेमिक रूप यानी एक्शन देने के लिए। तो किसके माध्यम से देते हैं डायनेमिक रूप, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। इसकी शुरुआत देखिए 1995 में ब्रेंडन ईच के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, छोटे छोटे अगर कोड लिखना है HTML में तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। ये डिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं लिखी जाती है, किसी न किसी वेब पेज में ही कोडिंग करने के लिए लिखी जाती है। और मार्क एंडरसन ने पहला नाम इसका मोचा दिया था, बाद में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट हो गया और अभी वर्तमान में इसका नाम जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे जो है वेब डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको अलग से इनेबल करना होता था। आज की डेट में जितने भी ब्राउज़र हैं सभी जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड होते हैं, पुराने ब्राउज़र यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। इसके टाइप कोर जावास्क्रिप्ट हो जाती है, क्लाइंट साइड सर्वर साइड अलग अलग प्रकार की हो जाती है। सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स के लिए हम क्या लिखते हैं बताइए मुझे, स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग लिख के हम बीच में कोड लिखेंगे और बाद में स्क्रिप्ट टैग को बंद कर देंगे। तो ये हो जाता है हेड टैग और बॉडी टैग, दोनों में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये कोड आप देख सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग लिखे, कुछ कोड लिखे और उसको बंद कर दिए। ठीक है, सोर्स कोड इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में देख लिए थे। कुछ और चीज़ें हम समझ लेते हैं जो हमारे काम की होती है। कमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट की /* बीच में कुछ भी लिखो जो आपको दिखाना नहीं है ब्राउज़र में, और उसको इस प्रकार से बंद कर दो। नेक्स्ट कैलकुलेशन की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और सेमीकोलन नॉट रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, मतलब लगा सकते हैं पर नहीं लगाओ तो भी चलेगा। केस सेंसिटिव होती है, कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ ए अलग है और ये अलग है एक ही परंतु कैपिटल स्मॉल है, इसलिए अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। कमेंट हमने देख लिए, सिंगल लाइन मल्टी लाइन। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की अगर बात करें तो जब भी हमको कोई चीज़ स्टोर करना है, कहाँ पे, मेमोरी में, तो हमारे लिए ज़रूरत होती है वेरिएबल की। वेरिएबल एक मेमोरी में एक लोकेशन होती है जिसका एक पर्टिकुलर नाम हम दे देते हैं, उसे हम बोल देते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल के नाम के लिए हम क्या करते हैं, VAR कीवर्ड लगाते हैं, और VAR कीवर्ड जैसे ही लगाए उसके बाद ABCD जो भी देना वो दे सकते हैं। शुरुआत कैसे होती है, A से Z या A से Z, कैपिटल स्मॉल। अंडरस्कोर का उपयोग हम कर सकते हैं, डॉलर का उपयोग हम कर सकते हैं, पर इसके अलावा स्पेशल सिंबल उपयोग नहीं होते हैं। जैसे A1 लिए सही है, तो यहाँ A और A अलग अलग होते हैं, ये चीज़ हमने पहले भी देख ली है। ठीक है, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने वेरिएबल VAR और A करके हमने 5 स्टोर कर दिए, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने जब भी हमको 2 स्ट्रिंग लेना है तो डबल कोट में एक ले लिए, और दोनों को जोड़कर प्रिंट कराना तो प्लस ले लिए, और जो सेम टू सेम प्रिंट कराना है एक ही वैल्यू तो उसको बिना डबल कोट के लिख दिए, और ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। ठीक है, ये हो जाता है 5। ऐसे ही हम वेरिएबल के डिक्लेरेशन की बात करें तो ये डिक्लेयर बस कर सकते हैं और बाद में वैल्यू हम दे सकते हैं। इसके अलावा इनिशियलाइज़ करने की बात करें तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, इनिशियलाइज़ करना मतलब वैल्यू प्रोवाइड करना। VB.NET पढ़े होंगे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, भी समझ सकते हैं। फिर उसके बाद ओवरराइट करें तो यहाँ हमने 5 दे दिए, और 5 को बाद में क्या दे दिए, 10, तो हमने इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर दिए। ठीक है, रिप्लेस कर दिए। वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। लोकल वेरिएबल की अगर बात करें, लोकल वेरिएबल वह वेरिएबल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन में यूज़ किए जाते हैं। फंक्शन बोले तो ये फंक्शन है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति मान लो, उसके अंदर हमने क्या यूज़ करे, A, तो उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। अब इसका यूज़ बाहर बॉडी में नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि फंक्शन का पार्ट है। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो लिखा वो प्राइवेट कहलाता है। और ग्लोबल, यहाँ देखिए फंक्शन में हमने क्या लिए, A, और फंक्शन के बाहर क्या लिए, A,
तो मतलब ये जो जो वेरिएबल है वो ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर यानी पब्लिक में यूज़ किया गया है, और फंक्शन के अंदर यूज़ किया गया है, मतलब ये लोकल वेरिएबल है। इसका यूज़ जो है यही फंक्शन कर सकता है। अच्छा, ये पब्लिक वेरिएबल का यूज़ ये फंक्शन भी कर सकता है, पर ये वाले वेरिएबल का यूज़ ये बॉडी मतलब जो पब्लिक एरिया में नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये ग्लोबल हो गया और ये हो गया लोकल। इसके बाद डाटा टाइप्स होते हैं। वेरिएबल में हमने कोई ना कोई डाटा स्टोर करा कि नहीं, ये बताइए मुझे। ये देखिए, वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करे, अभी हमने 5 स्टोर करे। क्या इसकी जगह हम नेम स्टोर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो भी डाटा वेरिएबल में यूज़ किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, वो वेरिएबल का डाटा टाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएबल का डाटा टाइप कहलाता है। तो नंबर हो सकता है, इसके अलावा आप देखोगे तो बूलियन, यस नो हो सकता है, स्ट्रिंग टेक्स्ट हो सकता है, नल खाली हो सकता है। ये सब क्या है? वेरिएबल के डाटा टाइप है। इसके अलावा ऑपरेशन और एक्सप्रेशन की बात करें, ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन की, तो अर्थमेटिक होते हैं, लॉजिकल होते हैं, कंपैरिजन होते हैं। अर्थमेटिकल की बात करें तो जिसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड वगैरह आ जाते हैं ऑपरेटर। लॉजिकल में आपके ग्रेटर देन, ये कंपैरिजन वाले आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं हैज़ का, उसके बाद आप नॉट देखोगे, ठीक है, या फिर आप जो है और वाले दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर आ जाते हैं। कंपैरिजन की अगर बात करें तो कंपैरिजन में ग्रेटर देन, लेस देन, इस प्रकार के ऑपरेटर देखने को मिल जाते हैं। तो इन ऑपरेटर के बारे में आप एक बार देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का मतलब हो जाता है जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो वो सीक्वेंस में रन होता है, पर हम चाहते हैं सीक्वेंस में रन ना हो, हमारी इच्छा अनुसार कहीं से भी ब्लॉक रन हो या कैसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उस फ्लो को हमने क्या कर लिया? कंट्रोल। और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट होती है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहलाती है, जिसमें कंडीशनल या सिलेक्शन आ जाती है, इफ़ वाली, लूपिंग फॉर लूप वाली, जंप में ब्रेक और कंटिन्यू आ जाती है। चलिए एक एक करके यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम सिलेक्शन स्टेटमेंट की, जिसमें इफ़ आ जाता है यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग, शर्त के अकॉर्डिंग जहाँ काम होता है। इफ़ एल्स आ जाता है जहाँ हाँ या ना दोनों होते हैं। नेस्टेड इफ, मल्टीपल स्टेटमेंट, और स्विच आ जाता है जिसमें भी मल्टीपल होते हैं। तो सबसे पहले बात करें इफ़ की, तो इफ़ में, सिंपल इफ़ में क्या हो जाता है भाई, अगर आपका आंसर सही है, मान लो 10 बड़ा है 3 से, तो क्या हो जाना चाहिए? डॉक्यूमेंट में राइट होना चाहिए दिस विल बी डिस्प्लेड। और अगर यहाँ पे 3 बड़ा है किससे? 10 से, तो क्या आ जाना चाहिए? ये देखिए दिस विल बी नॉट डिस्प्लेड। इस प्रकार के आंसर यहाँ पे हो जाते हैं सिंपल में। पर अगर हम बात करें इफ एल्स की, जहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर मॉड्यूलस 2 इसका बराबर शून्य आए तो क्या आ जाना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू। मतलब यहाँ पे सिंपल अगर आता है तो यहाँ देखिए बराबर है 0 के, तो क्या हो जाना चाहिए? पॉजिटिव। और अगर बराबर नहीं है 0 के, मतलब अगर इसका आंसर भागफल क्या आ जाना चाहिए? 0। कोई भी संख्या, मान लो अगर 50 में हमने भाग दिए किसका, या फिर दो, दो से संख्या भाग चली जानी चाहिए तो वो कहलाती है सम संख्या, और दो से भाग नहीं जाती तो वो कहलाती है विषम संख्या, यानी कि नेगेटिव वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हैं। इफ़ अगेन नंबर मॉड्यूलस 0, मतलब 2 बराबर इक्वल टू 0 है, तो क्या होना चाहिए? नंबर इज़ पॉजिटिव। और नहीं तो एल्स में हमने क्या कर दिया? नंबर इज़ नेगेटिव। तो ये इफ़ एल्स हो जाता है कौन सा? कंडीशनल वाला, यानी कि आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट। इफ़ एल्स इफ वाला जो है बहुत सारे स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो आपको सिंटैक्स भी लिखना है, एग्जाम में क्या करोगे? सिंटैक्स भी लिखोगे, और सिंटैक्स लिख के आप क्या करोगे? उसका एग्जाम्पल लिखोगे। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर नंबर बड़ा है 0 से तो पॉजिटिव, नंबर बराबर है 0 के तो 0, और नंबर अगर किससे है? छोटा है 0 से, मतलब माइनस में है, तो नेगेटिव। तो इस प्रकार से देखिए एक से अधिक स्टेटमेंट आ गई, दो से अधिक आ गई। दो स्टेटमेंट में तो एलसिफ हो जाता है, पर दो से अधिक में एलसिफ लेडर स्टेटमेंट हो जाता है। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ का मतलब हो जाता है, देखिए एक इफ लगा है और उसके अंदर एक और इफ लगा दिए। मान लो एक इफ पहले लगा है, एक इफ के बाद फिर दूसरा इफ लगा दिए, और दो इफ जब काम करेंगे ना, दो दरवाजे जब खुलेंगे तभी आंसर रन होगा। तो दो दरवाजे के कारण इसको नेस्टेड इफ बोला जाता है। और अगर ये वाला काम नहीं करा तो ये काम करेगा, और अगर ये दोनों ही काम नहीं करे तो ये निकल कर कहाँ जाएगा? ये नीचे वाले में। तो इसे बोल देते हैं नेस्टेड इफ। स्विच केस में भी ऐसी मल्टीपल स्टेटमेंट होती है। मान लो डे हमने कैलकुलेट करना है, डे तो हमने 2 दे दिए, और अगर 2 आता है तो क्या आना चाहिए? ट्यूसडे। पर यहाँ 1 वाला रन नहीं होगा, 3 वाला, 4 वाला कोई रन नहीं होगा, तो ट्यूसडे वाला रन हो जाएगा, बाकी सभी ब्रेक हो जाएंगे। तो ये कहलाता है आपका स्विच केस। इसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट की बात करें तो लूपिंग में फॉर आ जाता है, वाइल आ जाता है, डू वाइल आ जाता है। तो ये कंटिन्यू चलता है। मान लो किसी व्यक्ति को बोल दिया जाए किसी चीज़ के 10 चक्कर लगाना, तो वो कंटिन्यू कंटिन्यू ऐसे चलते जाएगा जब तक कि 10 पूरा ना हो। ऐसे यहाँ पे काम करते हैं वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। जैसे 0 दिए और यहाँ हमने दे दिए कब तक चलेगा? जब तक कि 5 से छोटा हो। तो ही हेलो कर दिए यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, और हर बार प्लस कर दिए। तो 0 में एक बार प्रिंट करेगा, फिर 1 में एक बार प्रिंट करेगा,
2 में, 3 में, 4 में, जैसे 5 गया तो ये बाहर हो जाएगा। तो ये कहलाती एक प्रकार से लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग बोले तो वाइल लूप। और डू वाइल में यहाँ हमने 0 दिए ज़रूर है और ये हेलो प्रिंट करे, और ये देखिए क्या बोल रहा है, नंबर बड़ा हो 5 से तब तक वो चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चलते रहेगा। ये तो स्टेटमेंट गलत दी है, नंबर बड़ा है 5 से तब चलना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है डू वाइल का मतलब समझिए। डू वाइल मतलब हो जाता है एक बार तो रन करेगा, अगर स्टेटमेंट सही भी है यहाँ पे तो भी चलेगा और नहीं भी है तो भी चलेगा। पर अगर सही है तो ये घूमकर फिर आएगा, फिर चेक करेगा और हेलो फिर प्रिंट करेगा। तो वाइल लूप का ये काम होता है। इसके बाद फॉर लूप का क्या काम होता है? फॉर लूप में भी वही वाइल लूप जैसे, वेरिएबल में एक बार में पूरा संख्या दे दिए, अभी कब तक प्रिंट करेगा, जब तक कि 5 से छोटा है। ये कंटिन्यू ट्रू करते रहेगा बार 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 स्टेटमेंट। इसके अलावा जंप स्टेटमेंट में कंटिन्यू आ जाती है और ब्रेक आ जाती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, मान लो आपने ये फॉर लूप दिए, फॉर लूप में हमने बोल दिए 5 तक प्रिंट होना चाहिए, पर बीच में हमने इफ़ लगा दिए आई बराबर है इक्वल टू 2, तो क्या हो जाना चाहिए, स्किप हो जाना चाहिए। मान लो 0 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 वाले को क्रॉस कर देगा और 3 4 5 ऐसे प्रिंट कर देगा, मतलब 2 वाले बस को क्रॉस करेगा जो लगाया गया है। ठीक है, कंटिन्यू में। और अगर हम ब्रेक की बात करें तो बराबर 2 लगाए ना, तो 0 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा और 2 से ये निपटा देगा, 3 भी प्रिंट नहीं करेगा और 4 5 जो भी है सारी चीज़ें प्रिंट नहीं करेगा, मतलब 2 तक लाकर ये क्लोज कर देगा। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। जैसे हम देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट, और ये राइट क्या है, एक प्रकार की मेथड है जिसके अंदर हमने लिखे हैं। जब भी ब्रैकेट आया समझ जाओ मेथड है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें एक बार यहाँ पे हमने उपयोग कर लिए हैं पहले भी, पर यहाँ आप देख लेना, इसके बारे में और पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। जो एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट है जिसको जावास्क्रिप्ट के माध्यम से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के रूप में गिनी जाती हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा, जो हम फॉर्म जावास्क्रिप्ट में, मतलब जो एचटीएमएल में फॉर्म बनाएंगे या एचटीएमएल में टेबल बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखेगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। आगे चलें तो आपको देखने को मिल जाता है फंक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में देखिए ये सब फंक्शन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में काम कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शन हो जाते हैं। फंक्शन क्यों होते हैं, बार बार कोई काम करना तो हमको फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी इच्छा अनुसार अगर काम करना तो यूज़र डिफाइन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एक हो गया लाइब्रेरी फंक्शन, एक हो गया यूज़र डिफाइन। तो बिल्ट इन फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट के साथ में रहते हैं, और यूज़र डिफाइन फंक्शन जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेना। सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन जो होते हैं, जो सेल्फ एग्जीक्यूट या इन्वोक होते हैं, और यहाँ इनको एनोनोमस फंक्शन भी कहते हैं। हालांकि ज़्यादातर इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, परंतु इस प्रकार के फंक्शन बिना कॉल किए स्वतः ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रकार के फंक्शन हमें कॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, सिंटैक्स फंक्शन और फंक्शन की बॉडी आ जाती है इस प्रकार सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन का सिंटैक्स। इसका एग्जांपल आप देख लो, जैसे यहाँ स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट ले लिए, फंक्शन लिए इस प्रकार से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये खुद ब खुद यहाँ पर रन हो जाएगा। एरे क्या होती है, एरे का मतलब हो जाता है, आप देखिए अगर मान लो आपको एक वैल्यू लेना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, VAR इक्वल ए। अगर आपको इसी प्रकार 10 वैल्यू लेना है तो आपको 10 वेरिएबल, पर 10 वेरिएबल ना लेके आप क्या ले लेते, एरे। तो इस प्रकार आप ए लेते हो और ए में आप ले लोगे 10, तो यहाँ पर 10 भाग बन जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या बोल देते हैं, एरे। तो एरे को डिफाइन करना क्या कहलाता है, देखिए इस प्रकार से एरे नेम लिए, न्यू एरे इनिशलाइज करे और उसकी लेंथ दे दिए, जैसे 100 देना है या जो भी देना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, नंबर हमने एरे लिए, न्यू करे मतलब क्या हो जाएगा, ये एरे को इनिशलाइज करा और ये 10 उसकी संख्या है, तो ये सिंगल डायमेंशन कहलाता है। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट की। तो इवेंट क्या होते हैं, इवेंट का मतलब हो जाता है कि जब हम कोई काम करते हैं इस जावास्क्रिप्ट में, तो हर एक चीज़ के लिए एक इवेंट होता है। जैसे माउस के लिए क्लिक करें तो माउस इवेंट, फॉर्म रन हुआ तो फॉर्म के लिए इवेंट, जैसे माउस के लिए क्लिक है, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, ऑन डबल क्लिक है, ऑन माउस डाउन है। फॉर्म की बात करें तो ऑन ब्लर है, ऑन चेंज, ऑन फोकस, ऑन लोड, ऑन सबमिट, ये सारी चीज़। कीबोर्ड में ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन, ऑन की अप, मतलब ऑन लग जाएगा, सारी चीज़ें इवेंट आपकी VB.NET की ही आ जाएगी यहाँ पे। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ लिखी हुई, एक बार पढ़ लेना, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी।
थोड़ा सा और ओवरव्यू देखते हैं HTML एडिटर का। मतलब जहाँ हम HTML का जो कोडिंग करते हैं और HTML के थ्रू वेब पेज बनाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं HTML एडिटर। बहुत सारे HTML एडिटर देखने को मिलेंगे, जैसे कि VS कोड मिलेगा, मैक्रो मीडिया मिलेगा, ठीक है, जो आपका एडिटर होता है। इसके अलावा आपको एक्सप्रेशन वेब मिलेगा, और ऑनलाइन की अगर बात करें तो उसमें भी मिल जाते हैं आपको CMS बेस्ड, उनके बारे में भी देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, वाट यू सी इज़ वाट यू गेट के आधार पर जो एडिटर होते हैं, हम जैसा देखते हैं वैसा हम प्राप्त करते हैं। और टेक्स्ट एडिटर नॉट पेड होता है, वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, सिर्फ हम कोडिंग करते हैं और सेव करते हैं। इसके अलावा हमको जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। जो HTML एडिटर है, HTML और CSS का जो कोड है ऑटो कंप्लीट हो जाता है। HTML एंटिटी लाइब्रेरी यहाँ देखने को मिल जाती है। साइट एक्सप्लोरर है, बिल्ट इन FTP है, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। सर्च कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं हम, और ऑन स्क्रीन व्यू मिल जाता है। कुछ ऑनलाइन एडिटर मिल जाते हैं और कुछ डाउनलोडेबल, जैसे हमने अभी सबलाइम देखे। सबलाइम क्या है, सबलाइम डाउनलोड करें हमने। ऐसे VS कोड भी होगा, VS कोड अभी मेरे में इंस्टॉल नहीं है। हाँ, ये देखिए विजुअल स्टूडियो कोड है, ये देखिए, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का HTML एडिटर है, जिसके थ्रू हम जो है बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में जो है ऑनलाइन ऑफलाइन तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें भी आपको अलग अलग प्रकार से देखे ड्रीम व्यूवर मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, आपको एटम है, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम है, विजुअल स्टूडियो कोड है, ये सब जो है डाउनलोडेबल है। इसके कुछ फ़ायदे हैं जो आप पढ़ लेना एक बार। एक्सप्रेशन वेब भी एक प्रकार का HTML एडिटर है, जिसके थ्रू हम विभिन्न प्रकार के वेब पेजेस से रिलेटेड, जैसे मैं एक्सप्रेशन वेब होगा शायद मेरे पास, चलो नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। इसकी रिक्वायरमेंट आप देख लो, कितने GB रैम क्या चाहिए। इसकी डाउनलोड की लिंक भी दी हुई है, डिटेल वीडियो मैंने बताया। इंस्टॉल करने के लिए सीधे एक्सेप्ट करना है, इंस्टॉल हो जाएगा डबल क्लिक करके, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। इसके बाद न्यू वेबसाइट बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, साइट मीनू, न्यू साइट में जाना है, साइट मीनू में। और उसके बाद आपको न्यू वेबसाइट इस प्रकार से 1 पेज की बनाना है, एम्प्टी बनाना है, इम्पोर्ट विजार्ड, इस प्रकार आप न्यू वेबसाइट बना सकते हैं। लोकेशन आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद और बहुत सारी जो कोडिंग है ये यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये फर्स्ट माय फर्स्ट वेब पेज, ब्लैंक वेब पेज बनाना तो वही काम है। न्यू यानी कि न्यू में गए, पेज में गए, और आपको किस टाइप का पेज बनाना है, जनरल, ASP.NET, CSS लेआउट, स्टाइल शीट, या जैसा भी, तो इनमें से अलग अलग प्रकार से आप पेज बना सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ दी हुई है, तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा CSS कैसे बनाते हैं। न्यू में जाते हैं, पेज में जाते हैं, और यहाँ देखिए जनरल में जाके आपको CSS मिलेगा। तो ये डायलॉग बॉक्स ध्यान में रखना ताकि एग्जाम में बना सको। इसका नाम भी आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद वेब लेआउट, वेब पेज के लेआउट की अगर बात करें तो वेब पेज का लेआउट जो हमारे HTML का है उसी को हमने एक्सप्रेशन वेब में एक प्रकार से बनाया है, समझो। तो ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ बॉडी में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कंटेनर या अलग अलग CSS के लेआउट है जो वेब पेज बनाने के लिए यूज़ किया रहे हमने एक्सप्रेशन वेब में, ठीक है। इसके अलावा इंडेक्स पेज, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन कैसे बनाना है, तो हमने देखे थे ना, यूएल से हम LI करेंगे तो ये नेविगेशन बन जाएगा। बीच में आप लिख दो, बीच में क्या लिखेंगे भाई, सिंपल सी बात, हमने LI तो कर दिए, पर बीच में हमको कुछ ना कुछ तो लिखना होगा। तो यहाँ देखिए LI के बाद हमने लिख दिए साइट होम, मीनू 1, मीनू 2, मीनू 3, और इसमें लिंक करना है जो भी, तो वो लिंक कर दिए, और उसकी कोडिंग हमने लिख दी है, ठीक है, इस प्रकार से। और आगे चल के हम देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा मीनू आइटम बन जाएंगे नेविगेशन। तो नेविगेशन का अगर आए तो कुछ आप मोटा मोटा इस प्रकार लिख सकते हैं। वर्टिकल नेविगेशन में कुछ नहीं करना, वही कोडिंग आएगी सेम टू सेम, और आपके वर्टिकल नेविगेशन यहाँ पे बन जाएंगे इस प्रकार से, साइड बार टाइप, ठीक है। चलिए, ये तो आगे डिटेल वीडियो में और देख लेना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस क्या है, ये ऑनलाइन CMS बेस्ड एक प्रकार का वेब डेवलपर या वेब बिल्डर है, ये वेबसाइट बिल्डर है। तो इसका उपयोग करके हम जो है आसानी से वेबसाइट को बना सकते हैं, और वेबसाइट में बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। तो क्या है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी CMS बेस्ड एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जो डायनेमिक वेबसाइट, ब्लॉग बनाने की अनुमति देता है। वर्डप्रेस वेब पर सबसे लोकप्रिय ब्लॉगिंग सिस्टम है, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो बैक एंड CMS और जो कंपोनेंट है, इससे वेबसाइट को अपडेट, कस्टमाइज़ और मैनेज कर सकते हैं। सारा काम इसमें करते हैं, ठीक है। मतलब जो सरकार StudyWebs.com है उसके अंतर्गत भी देखें तो हम एक प्रकार से क्या यूज़ कर सकते हैं, जो वर्डप्रेस है उसका यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस के थ्रू ही उसमें सारा काम हुआ है। इसमें हमको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। यूज़र मैनेज कर सकते हैं, एक से अधिक यूज़र बना सकते हैं। मीडिया, जो आपकी फ़ोटोज़, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ मैनेज कर सकते हैं। थीम वगैरह में काम कर सकते हैं, थीम सेट कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के लिए प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अलग से कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्लगइन डाउनलोड कर लो, सारा काम हो जाता है।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम इसमें हो जाता है, मल्टीलिंगुअल अलग अलग लैंग्वेज में, और इंपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग साइट के डाटा को। इस प्रकार सारी फैसिलिटी हमको यहाँ मिल जाती है। इसके एडवांटेजेस, इंस्टॉलेशन क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार आपकी पूरी स्टेप्स है यहाँ दी हुई है, इसकी लिंक दी हुई है, इसको क्लिक करें और इसके बाद इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। और ये देखिए लॉगिन करके हम अंदर बैकएंड में चले गए। तो चलिए बैकएंड में जाने के लिए हम थोड़ी सी कोडिंग यहाँ देख लेते हैं। सीधे चलते हैं हम यहाँ पे, हमारा जो क्या एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम चलते हैं और यहाँ चल के हम जो है उसको लॉगिन करते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसको लॉगिन करते हैं, जो बैकएंड है, बैकएंड में देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है ईमेल के बारे में, ईमेल करेक्ट है या नहीं है, और करेक्ट कर दी हमने। अब यहाँ देखिए हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती, ध्यान से देखिए। जैसे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में हमको यहाँ पूरा डैशबोर्ड दिखता है। साथ ही देखिए होम अगर जाओगे तो होम में होम की चीज़ें, अपडेट में कोई चीज़ अगर प्लगइन्स वगैरह अपडेट करना तो उसकी चीज़ें आएगी, जो भी वर्जन है। पोस्ट में हमको क्या दिखेगा, जो भी हमारी पोस्ट है, जैसे हमको न्यू पोस्ट बनाना तो हम क्या करेंगे, यहाँ न्यू जाएंगे और न्यू पोस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ टाइटल देंगे पोस्ट का, यहाँ जो भी डिटेल देना है उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह, फ़ोटो अपडेट करना है, फ़ोटो गैलरी, मेनू वगैरह सारी चीज़ दी है। और उसके बाद हम कैटेगरी स्टार्ट करके इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश कर देते हैं तो ये जो पोस्ट है वो हमारी पब्लिकली दिखने लगेगी। और अगर हमको पब्लिश नहीं करना, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है इसकी कैटेगरी वगैरह, कैटेगरी मेंटेन कर सकते हैं भाई, जो भी पोस्ट आप बनाओगे वो किस कैटेगरी की बनाओगे। उसके साथ ही आप जो है इसमें जो टैग वगैरह बना सकते हैं। देखिए टैग आपको क्या बनाना है, सारी चीज़ें, जैसे मान लो पर्टिकुलर हम डीसीपीजीडीसी से रिलेटेड कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो डीसीपीजीडीसी से टैग बना सकते हैं। ऐसे मीडिया मेंटेन कर सकते हैं, मीडिया बोले तो जो भी हमारी पिक्चर्स वगैरह उसको हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही आगे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा पेजेस, पेज आप न्यू पेज बना सकते हैं, जो ऑलरेडी बने उनको भी हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ जाओगे देखिए एडिट है, क्विक एडिट, डिलीट करना है, देखना है, जो भी बल्क एक्शन करना वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यू पेज ऐड करना, कमेंट वगैरह देख सकते हैं। अपीयरेंस चेंज करना, जैसे थीम वगैरह चेंज करना, तो थीम आप बदल सकते हैं इसकी, आप चाहे तो इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हो। ऐड न्यू थीम है, इसके पैटर्न को बदल सकते हैं। प्लगइन्स का मतलब क्या हो जाता है भाई, अलग से अगर कोई फैसिलिटी लाकर आपको अपनी वेबसाइट में जोड़ना है तो आपको कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं, सीधे ऐड न्यू प्लगइन्स करो और यहाँ प्लगइन्स को ढूंढो और उसको एक्टिवेट करो, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यूज़र मेंटेन कर सकते हैं, कितने यूज़र आपको बनाना है, लिमिट, लॉगिन, टूल, सेटिंग वगैरह, ये सारे काम आप वर्डप्रेस से कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉग आउट। ठीक है, इस प्रकार मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से हम वेबसाइट को देख सकते हैं यहाँ से, और इसके बैकएंड में जाके हम कोडिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम जो है वर्डप्रेस से कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस के बारे में मैंने बेसिक ओवरव्यू आपको दिया हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें देखिए जो मैंने आपको बताया, सबके डायग्राम आप देख सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डोमेन नेम एंड होस्टिंग की। डोमेन नेम मैंने शुरू में बता दिया कि भाई ऑनलाइन इंटरनेट में अगर आप पहचाने जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए डोमेन नेम, और वो डोमेन नेम कहीं ना कहीं रखा होगा, उसके डेटा कहीं ना कहीं रखा होगा। वो डेटा जहाँ रखा होगा उसे बोल देते हैं वेब होस्टिंग। क्या बोल देते हैं, वेब होस्टिंग। तो डोमेन नेम आप समझ गए, ठीक है। इसके लिए अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे टॉप लेवल का डोमेन होता है जिसमें हम .com, .org, .edu, .net ये सब देखते हैं। और सेकंड कंट्री लेवल का डोमेन होता है, जैसे US है, .in है, .ch है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। चलिए सब डोमेन की अगर बात करें तो सब डोमेन के अंतर्गत आपको जैसे सरकार स्टडी वेब्स .com है, उसका एक सब डोमेन हिंदी वाला मिल जाएगा और एक इंग्लिश वाला। हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती आज की डेट में, ट्रांसलेट में जाके आप पूरा का पूरा वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकते हो। चलिए आगे चल के गूगल ट्रांसलेट का उपयोग तो आप करते ही होंगे, वहाँ पे भी ये काम हो जाता है। अब जो डोमेन नेम होता है वो हमको दिखता है सरकार स्टडी वेब्स .com के नाम से, पर बैकग्राउंड में चलता है इस प्रकार से 198 जो भी है आईडी के हिसाब से, जो आपकी मतलब आईपी एड्रेस होता है। तो इस आईपी एड्रेस को इसके साथ मर्ज करने की टेक्निक को ही बोल देते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। चलिए आगे चलें। वेब होस्टिंग तो सिंपल सी बात है, हमारा क्लाइंट है, इंटरनेट में हमने रिक्वेस्ट करे और जहाँ रखा है उससे रिक्वेस्ट गई और वापस रिस्पॉन्स आकर मिल गया। ठीक है। वेब होस्टिंग के भी प्रकार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से लाइनक्स की वेब होस्टिंग हो जाती है, विंडोज़ की, और एक अलग जैसे जो है सर्वर बेस्ड एक प्रकार से यहाँ देखें तो अलग अलग प्रकार की हो जाती है। और उसके मतलब जो है एरिया या फिर उसकी परचेसिंग के हिसाब से देखें तो शेयर्ड वेब जो है वेब होस्टिंग हो जाती है, वर्चुअल हो जाती है, डेडिकेटेड, क्लाउड और वर्डप्रेस। तो शेयर्ड वाली जो हो जाती है मल्टीपल लोगों के साथ एक साथ हम CPU, रैम सारे रिसोर्सेज शेयर करते हैं। वर्चुअल में, वर्चुअल की बात करें तो वर्चुअल एक प्रकार से होस्टिंग एक फ्लैट में रहने के समान हो जाती है। साथ ही डेडिकेटेड सर्वर जो हो जाता है पर्टिकुलर खुद का हो जाता है। क्लाउड में तो आप जैसे गूगल ड्राइव है या फिर जो भी इसी प्रकार की सर्विस होती है वो क्लाउड होस्टिंग कहलाती है।
और वर्डप्रेस की अभी हमने बात करें, वर्डप्रेस की जो होस्टिंग है वो अलग प्रकार की होती है। इसके बाद वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वेब डिज़ाइनिंग जो है हमारी HTML CSS के हिसाब से होती है, और वेब डेवलपमेंट में बैकएंड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे PHP है या फिर पाइथन है, या फिर हम बोलें तो और बहुत सारी लैंग्वेजेस जिसके थ्रू बैकएंड को डेवलप करते हैं। फ्रंट एंड तो जो हमको दिखता है। इसके बाद कुछ टूल्स है जो आप देख सकते हैं, फोटोशॉप, HTML CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, टेक्स्ट एडिटर, ये सारे जो टूल्स है वो डिज़ाइनिंग टूल्स कहलाते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करें तो जब भी हमारी फ़ाइल को हम अगर सर्वर पर अपलोड करना है या उससे कुछ डाउनलोड करना है तो हमको ज़रूरत पड़ती है FTP की। FTP के लिए कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, जैसे फाइलजिला है, साइबरडक है, फायर FTP है। इसके अलावा आप देखोगे बिन STP है, ट्रांसिट है, क्यूट FTP, ये सब क्या है, फाइलजिला यानी एक प्रकार से FTP क्लाउंट है, क्लाइंट बोल सकते हैं। FTP क्लाइंट का मतलब क्या हो जाता है, FTP क्लाइंट का मतलब हो जाता है जब भी आप कोई डाटा सर्वर पर अपलोड करते हैं तो किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को हम FTP क्लाइंट बोल देते हैं। जैसे यहाँ जाओगे तो न्यू साइट लोगे फाइलजिला में, और यहाँ से न्यू साइट से आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करके इस साइट आपका रिसोर्स और इस साइट वेबसाइट, तो यहाँ से आप सीधे उठाकर इसको अपलोड कर सकते हैं, राइट क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन वगैरह प्रोसेस चलती है, वो सब दिख रही है यहाँ, लोकेशन दिख रही है, और कितना सक्सेस हुआ वो भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑलरेडी पहले देख चुके हैं हम, इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखना है। तो इस हिसाब से देखें तो आपका जो ये वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ जो आपके लिए थोड़ी सी काम की है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ आप जाकर देखोगे, ये हम शो फोल्डर कर लेते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए HTML के फीचर्स अगर पूछा जाए तो मैं PDF डाल दूंगा, सिंपल और उपयोग करने में आसान है। आपको प्लेटफॉर्म की इंडिपेंडेंस देखने को मिल जाती है, हाइपरलिंक इसमें मिल जाती है। उसके अलावा देखो कि मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन है, फॉर्म है, वेब ब्राउज़र है, सेमेंटिक टैग हो जाते हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट का इंटीग्रेशन है, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, ओपन सोर्स, मुफ्त, मल्टीलिंगुअल है, और जो एम्प्टी टैग है वो मिल जाते हैं, सर्च इंजन फ्रेंडली, ये सब कुछ फीचर्स है जो आपको मिल जाएंगे किसमें, HTML की विशेषता। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की अगर बात करें तो ये एक ब्राउज़र के माध्यम से वेब पेज को, एक ब्राउज़र के माध्यम से क्या करता है, एक वेब पेज को प्रोग्रामिंग के लिए उपलब्ध कराने का तरीका है। मतलब एक वेब पेज को हम प्रोग्रामिंग के लिए उपलब्ध कैसे कराएंगे, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से, और वही तरीका कहलाता है DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यहाँ पे देखिए जो आपका स्ट्रक्चर दिया है HTML का, कुछ इस प्रकार से दिखेगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। और इसको कैसे हम मैनेज करेंगे, मान लो हमको console.log करना है तो इसका हम console.log कर सकते हैं, मतलब प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे। ऐसे गेट एलिमेंट बाय ID हमने देखे थे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय सेलेक्टर, गेट एलिमेंट बाय सेलेक्टर ऑल। इनसे हम जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML के जो जितने भी कंटेंट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका महत्व आप पढ़ लेना, प्राइम नंबर को चेक करने का प्रोग्राम यहाँ दिया हुआ है एक, उसको देख लेना। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ आपको सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन जो हमने ऑलरेडी देख लिए। एक और फंक्शन पूछा जाता है जो कहलाता है दिस फंक्शन। दिस फंक्शन क्या होता है, दिस एक कीवर्ड है जो रन टाइम के दौरान संदर्भ को दर्शाता है, यानी कॉन्टेक्स्ट को दर्शाता है, और इसका उपयोग किया जाता है इस बात पर परिभाषित करता है कि वर्तमान में कौन सी ऑब्जेक्ट जो है, कौन सा ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार है। और दिस का संदर्भ या दिस का कॉन्टेक्स्ट इस बात पर निर्भर करता है कि फंक्शन कहाँ और कैसे कॉल किया जाएगा। तो ये हो गया दिस फंक्शन, ग्लोबल दिस हो जाता है ग्लोबल स्कोप में, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर हो जाता है। इसके अलावा देखोगे तो ये बाकी चीज़ आप कोडिंग देख सकते हैं, इसके उपयोग देख लेना। उपयोग के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो गई। आप इसको ये PDF भी आप एक बार पढ़ लेना तो आपका जो काम है मिसलेनियस वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग और इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के लिए आप IT ट्रेंड के एक यूनिट देख सकते हैं अगर पढ़ना है तो, उसमें आपका सारा कंप्लीट चीज़ें हैं, तो उससे आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और आपको कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना है। ये तो था बूस्टर, बूस्टर कब काम आएगा, जब कंप्लीट वीडियो देखोगे और उसकी PDF पढ़ोगे तब ये सारी चीज़ कंप्लीट होगी। तो इससे आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाने वाला है। और इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।